अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंगार और आज के इवनिंगार ईद उल अज़हा का दूसरा दिन अपने तमाम नाज़रीन को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज की इस ईद के खुसूसी प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए हर मंडे को जैसे होते हैं आगा सैयद अली मूसवी, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। मूसवी भाई अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। अरे अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में ईद मुबारक और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन की खिदमत में भी ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। और नाज़रीन, ईद जैसे कि प्रोग्राम से हम पहले थोड़ी गपशप कर रहे थे कि परदेश में जो ईद है हमारी, एक तो वैसे ही रूखी सूखी होती है, या वो फैमिली जिनकी यहाँ पर मौजूद हैं उनकी थोड़ी गहमा गहमी ज़्यादा है। लेकिन असल जो ईद है वो तो अपने ही चुबारे या गली और मोहल्ले में जो एक ईद का मज़ा होता है वो होता है। लेकिन अब जो हमारा जो ज़रा ब्लॉग हैं, सोशल मीडिया है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, लाइव कॉल्स के ज़रिए हम जिस्मानी तौर पे तो वहाँ पे नहीं होते, लेकिन हर सरगर्मी वहाँ पे होती है। बच्चों ने किन कौन से कपड़े पहने हैं, वहाँ पर गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, ईद की नमाज में कितने लोग थे कितने नहीं थे। इवन कब्रिस्तान से भी हमें कुछ मनाजर देखने में मिलते हैं हमारे अजीज़ व अक़ारब जब वहाँ पे जाते हैं। तो यकीनन कभी उदासी कभी खुशी और इस किस्म के मिले जुले माहौल में कल का पहला दिन गुजरा है। और आपका ईद ईद का दिन कैसे गुजरा है आप भी ज़रूर बताइएगा। अमूमन हम हर सोमवार के सोमवार जो सेगमेंट लाते हैं खालिसतन एक सियासी या हालात हाज़िरा पर मबनी होता है, थोड़ा सा टच होगा, क्योंकि जब हमारे सियासतदानों ने आराम से नहीं बैठे हैं। कुछ ही देर पहले इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने लोधरा में खिताब किया, इस वक्त वो मुजफ्फरगढ़ पहुंच चुके हैं। चीचा वतनी में मरियम साहिबा भी उन्होंने भी खिताब किया, तो फिर थोड़ी सी अपडेट उस बारे में भी देंगे। कराची की सूरत हाल भी यकीनन अफसोसनाक ज़रूर है, और मूसवी भाई कराची के हैं, ज़रूर उनसे भी पूछेंगे कि वहाँ पर समंदर तो सुना था शहर के एक किनारे के ऊपर है, लेकिन सारा शहर ही समंदर की फ़ज़ा बन जाए तो उसमें ईद की क्या कैफियत होगी, मुश्किलात यकीनन वहाँ पे होंगी। तो शुरू से मैं चाहूँगा आपकी नाज़रीन के लिए नंबर लगा दिए जाएँ ताकि आप शुरू से शामिल हो जाएँ। अपने ईद के दौरान क्या कैफियत थी, हमारे जो नाज़रीन बहन भाई हैं उनको मुबारकबाद का पैगाम देना चाहें, हमारी पूरी टीम को पैगाम देना चाहें, कुछ भी कहना चाहें, आप ईद की खुशियों में शामिल हो सकते हैं। और उमूमी तौर पे हम ईद की खुशियाँ, हमने जैसे सुना है कि वो खुशियाँ जो अपने ही ऊपर हम देखें, अपने ऊपर ही खर्च करें, अपने ऊपर ही वो उसको फ़ील करने की कोशिश करें, तो यकीनन थोड़ी बहुत खुशी ज़रूर होती है। लेकिन हकीकी खुशी वही होती है जब हम किसी और को खुशी देते हैं, जब वहाँ से खुशी की वेव्स जब आती हैं, तो फिर हमें वो हकीकी या अंदर की खुशी वो हम अपने अंदर फ़ील कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी खुशियों की जो अक़साम है उस पर आप भी बात कीजिए। लेकिन जानते हैं आगा सैयद अली मूसवी भाई से कि उनकी यहाँ की ईद कैसे गुजरी, कराची में जब राब्ता हुआ अजीज़ व अक़ारब से तो वो कितने कितने पानी में थे, ज़रा जानते हैं आगा मूसवी अली भाई। जी। जी, बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह जो है वो अपनी पूरी जोश जज़्बे के साथ ईद गुज़री यहाँ पर भी और पाकिस्तान में भी। मगर ये जो बारिश का जो एक पूरा एक सिस्टम वहाँ पे दाखिल हुआ है हवाओं का, और ये अभी चलता रहेगा और अभी फ़ौरन ये टलने वाला नहीं है। उस पे जो मैं खबरें मिली हैं और देख भी रहा हूँ, वो तमाम चीज़ें, उसमें 2 चीज़ों पे बात करने की बहुत ज़रूरत है। एक हम्म। ये है कि बार-बार हमें दिखाया जा रहा है कि 400 लोग बलूचिस्तान में फँस गए थे, उनको फ़ौज ने निकाल लिया। कराची में बाज़ जगहों पर फ़ौज बुलानी पड़ी। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई जो है वो हर्ज नहीं है कि आप जो है वो इमदादी काम जो है वो फ़ौज की जानिब से होता है, काबिल-ए-तहसीन है। फ़ौजी जवान खतरों से खेलते हैं। अभी क्वेटा में भी एक फुटेज आई कि कोई खंभे के साथ करंट से चिपका हुआ था। एक फ़ौजी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसको निकाला। सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है, देखिए जब हम बात करते हैं ना फौजी जवान की, वो एक अलग है। जब हम बात करते हैं ऊपर एक मैनेजमेंट की, एक आपके मतलब जो उसके ऊपर जो सरबराहान है, जो डिसीजन मेकर हैं, जो ताकत के मंबे हैं, जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, तो वो बात अलग है। सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि आखिर हर चीज पर फौज बुलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? यहाँ पर भी यही है, और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से भी इसी तरह की खबरें आती हैं कि फौज बुला ली गई थी। तो अगर इदारे सारा अपना काम कर रहे हों, देखिए नालों की सफाई नहीं हुई है, ठीक है? पहले यानी अरबों रुपए की करप्शन है, और ज़रा इस वक़्त चूँकि ये वो टाइम होता है जब अरबों रुपए की करप्शन की कलई खुल जाती है, कि वो पैसा कहाँ जाता है। जितने भी
यूसीज हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी वहां पर इंतजामिया एक ढांचा है, उसको तो कोलैप्स नहीं किया है ना, उसके नाम पे तो खाते हैं कि भाई इतने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सेंट्रल है, ये साउथ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये फला है, फला है। तो उसमें जो लोग नाज़िमीन बैठे हुए हैं, उसमें जो इनके लोग बैठे हुए हैं, उनको फंड्स एलोकेट किए जाते हैं, तो उनसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर आपने काम कराया, आप देखेंगे पानी के निकलने का कोई सद्देबाब नहीं किया गया। अच्छा, कोई अचानक बारिश नहीं हुई है, अब वो पुराना जमाना नहीं है कि अचानक मालूम ना हो बारिश हो जाए। बारिश की हम्म। अलर्ट जारी थी, महकमा मौसमियात बता रहा था कि भाई ये तूफान फला जगह से उठ रहा है और ये इतने दिन तक बरसेगा और इतना मिलीलीटर बरसेगा, और यहाँ पर जो है वो एक 126 मिलीमीटर बारिश जो है वो आज डिफेंस फेज 2 में जो है वो रिकॉर्ड की गई, जो सबसे ज्यादा थी। तो अब जो है वो बात यह है कि उसके ऊपर तब भी कोई कानों में जू नहीं रहेंगी कि अगर ये इतना पानी बरसेगा तो जाएगा कहाँ। अच्छा, जो शहरी ढांचा है, जो शहरी मेन ढांचा है, वहां पानी के निकलने का कोई सिस्टम ही नहीं है। जो नया मुस्तफा कमाल साहब ने शहर में सेंट्रल के अंदर काम किया था, जो बनाया था, उसकी हालत अगर आप जाकर देखें तो साइडों पे जो पानी के निकलने की सारी नालियां हैं वो सारी मट्टी से चौक हैं, कभी सफाई नहीं होती। रोड पे से कचरा उठता नहीं, अब कचरा तो 20 साल से पीपल्स पार्टी ने उठाया भी नहीं है, तो वो चीजें उठाकर डंप करी जाती हैं। एक जगह का कचरा उठाकर दूसरे इलाके में फेंका जाता है, दूसरे इलाके तीसरे में फेंकते हैं, इस तरह से वो सर्कुलेट होता है। पहले जो वो डंप किया जाता था, शहर से हटाया जाता था, वो नहीं है, जिसकी वजह से फिजाई आलूदगी में इजाफा हुआ, उसको जलाया जाता है। बड़ी बड़ी ईदगाहें, बच्चों के पार्क, ये सारी कचरा गाहें बन गई है, वो ईदगाह नहीं रही है, वो कचरा गाह हो गई, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो मैदान में जाके फेंक दे। तो अभी जो बारिश हुई है, इससे मालूम हुआ कि भाई आपने कोई काम नहीं कराया था, ना आपका काम कराने का इरादा है। मजे की बात यह है कि ढिठाई उसके ऊपर कि उस पे कोई इमरजेंसी लग नहीं रही है, कोई नजर नहीं आ रहा है। सुबह से मैं मैसेजेस देख रहा हूँ कि सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए लोगों ने अपने आप इकदाम किए हैं, तमाम इमाम बारगाहें खोल दी गई हैं और ऐलान कर दिया गया है कराची के अंदर कि आप बेखौफ बेखतर ये सोचे बगैर कि आप शिया हैं सुन्नी है कौन है, आपको इमदाद की जरूरत है, वो एज ए शेल्टर हाउस बना के सारी इमाम बारगाहों को खोल के आमादा कर दिया गया है। वहां पर लोगों के खाने पीने का इंतजाम और उनके रहने और सोने का इंतजाम, क्योंकि बड़े बड़े हॉल्स होते हैं मस्जिदों के अंदर, इमाम बारगाहों के अंदर। तो ये लोग अपनी मदद आप कर रहे हैं कि केक कराची वाले कहाँ जाएंगे जब बारिश होगी, उसमें से जो लोग हैं जिनके घर बह गए, अंदर पानी घुस गया है, डैम टूट गए, डैम 32 जो है वो टूट गया था, सारा पानी गुलशन इकबाल तक हम्म। उसका आया। तो अब ये कब तक जो है वो मेरी समझ में नहीं आता कि हम कब तक जो है वो गड़ी खुदाबश की चंद खबरों के ऊपर सियासत करते रहेंगे। यानी हमें हमें शहरों को एक अपने तिजारती मरकज को देने के लिए कुछ नहीं है, जब है घड़ी खुदाबश की चंद खबरें हैं जो हम उसको लेकर सामने बैठ जाते हैं और उसके ऊपर हम सियासत करते हैं, ये फलाना जिंदा है और फला का मिशन जिंदा है, फला जिंदा है। जब बारिश होती है तो वह ऐलान कर देती है कि कोई जिंदा नहीं था, जो जिंदा थे वो मर रहे हैं, वो करंट लगने से मर रहे हैं, बह के मर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का लोगों का घरों का सामान बह रहा है। यूं ही आपने इतनी महंगाई की हुई है, जिसके और घर में पानी घुस गया, सामान बह गया, वो तो रोड पे आ गया, मतलब इसकी माली कोई फिक्र ही नुकसान नहीं हो, है। सही भाई बात है। नुकसान है। तो हम ये चाहेंगे कि अगर लोग इसमें आकर, अगर कहीं लाइट आ रही है और फोन आपका आमादा है, तो हम चाहेंगे कि बरह रास्त इसके ऊपर फारूक भाई बात होनी चाहिए कि जिन जिन इलाकों में पाकिस्तान भर में जहां पानी घुसा है और बद इंतजामी थी, तो वो लोग शामिल हों और बताएं कि उनके साथ क्या गुजरी, किसके घर में पानी आया, क्या हुआ, घर से निकल के एम्बुलेंसेस कैसे चलेंगी जब रोडों के ऊपर मेन होल्स खोल दिए गए। ठीक है, अब यही नहीं मालूम कि गढ़ा कहां पर है, कहां पर आप गिर जाएंगे। तो हम्म। यानी एक बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, यानी कोई इदारे तो है नहीं। इन दी एंड आपको फौज को कॉल करना होता है, आप हेलीकॉप्टर ले आए, फलानी जगह पे लोग फंस गए, उठा ले उनको, और आपके पास कोई है नहीं भाई, आप नाले खोल नहीं सकते, आप पैसा खर्च कर नहीं सकते, क्योंकि आपके घोड़ों ने पलाई खानी है, मक्खन खाना है, एसी में खड़े होना है, तो हो। आपने तो सारा पैसा अपनी अय्याशी पे लगाना है। तो आखिर में फौजी जवान बेचारे आएंगे, वो मेहनत करेंगे, लोगों को बचाएंगे, पाक फौज जिंदाबाद के चंद नारे लगेंगे और जिंदगी आगे चल देगी हमेशा की तरह से। अभी भी यही बिल्कुल। हुआ है। और यकीनन, और मैं बस जो नाज़रीन, आप नंबर देखें स्क्रीन के ऊपर तो आप आइएगा, और जहाँ जहाँ जैसे आपने बताया ना कि आखिर ये कब तक होगा, क्योंकि हर साल रूटीन में पता है ये जून जुलाई बारिशों का महीना है और पेशन गोई और ज़्यादा बैकुरेट हो चुकी है। अभी एक और सिस्टम आने की भी बातें हो रही हैं, लेकिन मुराद अली शाह साहब, पता नहीं, उनकी थोड़ी सी फुटेज मैंने देखी है जी, वो आए हैं, माशाल्लाह उन्होंने चेहरा अपना दिखाया है। बिलावल साहब तो अभी भी नहीं आए, वो ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आने वाले जो है
वो फार्मूला कोई नया कुछ बताने के लिए वो अभी तक नजर नहीं आए। लेकिन आपने जैसे बताया ना कि कब तक आखिर ये रहेगा, मूसी भाई पिछले दिनों फुटेज हमने देखी श्रीलंका में सदारती महल में, और बड़े बड़े जो बादशाहों के ऐवान थे वहां पे लोग घुस आए हैं, और उन्होंने जो है वो वहां से बेदखली, अब उन्होंने वहां पे डेरे जमा लिए हैं, और कहा है कि जब तक हमारी नुमाइंदा जो हुकूमत है तब तक नहीं आती उस वक्त तक हम बाहर नहीं निकलते। तो ये हमारे जो गवर्नर हाउस है, वजीर आला हाउस है, और वहां पे कुछ ऐसे ऐसे जगह जरूर होंगी जो ऐसे सारे तो जो हादसात है सानियात से वो बचे हुए होंगे। तो 2.5-3 करोड़ की आबादी है, अगर वहां वहां की हिम्मत करे और वहां पर अब जाएगी तो तभी है कि हमारा कोई या पुरसाने हाल होगा, कच्ची आबादियों का कोई पुरसाने हाल होगा। आप तो, मैं फुटेज देख रहा था पोश इलाकों में जहां डिफेंस वगैरह, वहां भी जी। लोगों का जो है वो जीना जो है बहुत मुश्किल है। तो पहले ऐसे इलाके जो कहे जाते थे जी बस जो बिल्कुल महफूज हैं, या वो एक इशराफिया जो हर शहर में होती है वो समझती थी कि चलें ये गरीब गुरबा के मसाइल है, हमें उससे क्या। लेकिन अब वो अशराफिया भी जब इस किस्म के मसाइल में जब दो चार हुई है, तो शायद अब उनको भी एहसास हो कि गरीब का कोई अगर इस किस्म के हालात पैदा हो जाएं जहाँ एक एक ईंट अब लगाना, आप सीमेंट की कीमत देख लें, आप मजदूरी देख लें, आप दीगर जो अखराजात हैं वो देख लें, मेंटेनेंस का खर्चा देख लें, और वहाँ क्या है 2-2 हज़ार रुपये अगर ऐलान कर भी दिया जाएगा, पहले तो ये है कि आपकी जान बचनी चाहिए अल्लाह ताला के फजल के साथ, कि वो बिजली करंट के साथ कई दर्जनों वहाँ पे पिछले साल से पिछले साल अमवात हुई थी। तो ये सानियात अलग हैं, फिर ये जो पानी के जो मसाइल हैं वो अलग हैं, और सबसे बड़ी बात बेहिसी हमारे हुक्मरानों की, वो कुछ भी नहीं करते, और उन्हें पता है कि ये सीजन है, उनको पता है ये 2-4 दिन है, मीडिया पे आवाज उठेगी, जो लोग जिनका नुकसान होगा वो थोड़ा सा चीखे चलाएंगे, और उसके बाद 11 महीने फिर हम ऐश करेंगे। सब सियासतदानों को पता है, वहां इंतजामिया को पता है, वहां पर जो भी जो लोग इस काम को हैंडल करने के लिए जिनकी ड्यूटी है, उन सबको पता है कि चंद दिनों का खेल है, खामोशी के साथ गुजारो, गालियां भी चले, चंद दिन खानी पड़े, तनकीद हम क्या है, मीडिया पे तनकीद हो रही है, मीडिया के ऊपर हर चैनल पे आपको तनकीद सुनना पड़ रही है, आपकी बेइज्जती पर बात हो रही है। तो अब ये लोग इतने ज्यादा गैरत प्रूफ हो चुके हैं, ये बिल्कुल इनको कोई गैरत या शर्म प्रूफ है, ये बिल्कुल जैसे कहता ना हमने मोबाइल को पानी में गिरा दो वो पानी वाटर प्रूफ है, तो वो पानी नहीं बिगाड़ता। इनको शर्म हया बिल्कुल सही। या बिल्कुल सही। इंसानियत, इनको कोई चीज, हमारे अल्फाज इनका कोई बिगाड़ ही नहीं सकते। पहले दौर होता था मौसवी भाई के बैक पेज के ऊपर किसी डीसी के खिलाफ भी 2 कॉलम की सतर की भी कोई अगर खबर आ जानी तो उसका एक्शन लिया जाना, उस पर डीसी या बड़े जो अफसरान है वो शर्मिंदा होने और उसको फौरी उस पर अमल करने के लिए उन्होंने कोई जस्तजू करनी। अब तो जब से मीडिया आया इसका एक तो फायदा हुआ है, चले हमें पता चल जाता है, लेकिन जिन लोगों को पता चलना चाहिए वो उनकी स्क्रीनों के ऊपर उनकी तकारीर दिखाई जाती है, उनके वादे दिखाए जाते हैं, उनकी सारे जो बकवासात हैं हम दिखाते हैं, और वो बिल्कुल अब बेहिस हो चुके हैं, और हिस प्रूफ हैं, वो गैरत प्रूफ हैं, शराफत आप प्रूफ हैं, और वो हया प्रूफ है, उनको कोई इस चीज का असर नहीं है नहीं, कि नहीं, हम कुछ नहीं। कितने चीखें चलाएं। जी। आपने गवर्नर हाउस का नाम लिया जी हाँ और जी अफसरान की बात हाँ। की कि पहले 2 सतरें लिख दी जाती थी, तो जी हाँ। पूछगछ होती थी। आपने गवर्नर हाउस का ज़िक्र किया, नायब कासिद। हम्म। नायब कासिद पकड़ा गया। नायब कासिद की क्या जॉब है? जो कि एक मैसेंजर है ना, एक डाक लेके बाज़ चीज़ें जो डाक से नहीं जाएँगी, वो नायब कासिद लेके रिसीव करा के लेके आएगा, जिस तरह से बैलफ होता है। तो नायब कासिद की जो जॉब है वो ये समझ लें कि बस पियून से ऊपर की है, चपरासी से ऊपर की जॉब है। कोई बहुत बड़ा कोई रैंक नहीं है जो कि लाखों रुपए कमाता हो। गवर्नर हाउस का एक नायब कासिद पकड़ा गया, उसकी प्रॉपर्टी करोड़ों में थी। अल्लाह। जब नायब कासिद लूट मार का ये आलम है, नायब कासिद की प्रॉपर्टी करोड़ों में है, तो एक एसएचओ की कितनी होगी, फिर उसके ऊपर एक डीएसपी की कितनी होगी, एसपी की कितनी होगी, और खुद गवर्नर साहब की कितनी होगी। तो यहां से आप देखें ना कि नीचे से आ जाए ना, अभी अगर हमें ऊपर से लोगों को पकड़ने से पहले जो बिल्कुल नीचे का तबका है ना, सिपाही, नायब कासिद, ये यहाँ छानबीन करें तो आप फरते हैरत में पड़ जाएंगे कि ये आदमी जिसकी 25 से 30 हजार रुपए सैलरी है,
मिनिमम वेज के ऊपर है, 35,000 कमा रहा होगा। इसने ये असासे रखे हुए कैसे हैं? इससे पूछने वाला कोई है नहीं। हम्म, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि मतलब एक आजाद घूम रहा है, मतलब इसका कोई वाली वारिस नहीं है, इसको कोई पूछे कहाँ से लाए हो, ये तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मतलब लाखों और करोड़ों बना के लोग बैठे हुए हैं, लोगों की बसें चल रही हैं, कि लोगों की ट्रांसपोर्ट चल रही है, और उनका रैंक क्या है? बमुश्किल एएसआई, या जो है वो एसएचओ, और उनकी जो है वो चार चार पांच पांच बसें चलती रही पहले। तो ये हम्म, करप्शन यहाँ से हमें, हम तो सिर्फ बड़े लोगों को देख रहे हैं कि जी वजीर आला के ठाठ ये हैं फला ये टॉप टू बॉटम है, ये पूरी माफिया है। ये पूरी माफिया है जो आप नीचे से ऊपर तक कुछ बोल सकते ही नहीं। अवाम कहाँ खड़ी होगी? आप मुझे बताएं कि कराची के ऊपर 30 साल बिला शिरकत खैर हुकूमत कर कर गए एमक्यूएम वाले, आज एमक्यूएम वालों से सवाल किया जाए। आपने हजारों बोरी बंद लाशों के इल्जामात हैं आपके ऊपर, मैं नहीं लगा रहा हूं, आपके ऊपर है, दुनिया कहती है, ठीक है ना? मीडिया कहता है, चीख चीख के कहता है। आपने अपनी तकरीरों में कहा कि बाबर गौरी वो है ना, भत्ता भेज दो या बोरी सिलवा दो, तो यहां से कहा इन्होंने। तो ये सब तो होता रहा, दुनिया जानती है। तो इनसे इनसे सवाल हो, इनसे सवाल हो कि आप 30 साल जो काम जो आपने हुकूमत की है, क्या सिस्टम बनाया? 18वीं तरमीम आपने मंजूर क्यों की? रहमान मलिक के साथ मिलके आपने जो है वो सब अपने ठाट बाट कर लिए और लोगों को छोड़ दिया रोड पे। तो बात इसमें खाली उड़ के उर्दू स्पीकिंग के लिए या सिंधी स्पीकिंग के लिए या किसी और कराची में जितने लोग रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर के भी आए हुए अफगानियों को भी, जो इंसान बसते हैं, मैं उन सबकी जुमला बात कर रहा हूँ। जब घरों में पानी आता है तो वो ये देख कर नहीं आता कि मैं किसके घर में दाखिल हो रहा हूँ। जो सैलाब आता है, आफत आती है, करंट लगते हैं, तो वो पूछते नहीं है तुम्हारी जबान क्या है, कौमियत क्या है, वो तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो इन्होंने जो किया है, एक माशी हब, आप देखेंगे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाली बात है। पाकिस्तान को श्रीलंका की तरह से बनाने के लिए बड़ी कोशिशें हो रही हैं, बड़े बारीक काम करते रहे हैं। पूरी दुनिया फैसिलिटेट करती है अपने माशी हब को, कि लोग आए, इन्वेस्टमेंट करें, उनको इंकरेज करते हैं, उनको सस्ती बिजली देते हैं, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखते हैं। आपके यहाँ जितना क्राइम है, जितनी बदबख्ती है, सब कराची के अंदर है। उससे क्या होगा? सारी फैक्ट्रियां आपकी बांग्लादेश जा चुकी हैं। अभी यहाँ के दो बड़े ब्रांड, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उनका माल कराची में एक जगह पर बनता था। अभी कुछ दिन पहले मैंने खबर देखी, 4,500 लोगों को उन्होंने फारिग करके अपनी फैक्ट्री को वो बांग्लादेश ले गए। अभी अल्लाह। सुनने में आया है कि पंजाब से 400 फैक्ट्रियां फौरन जा रही हैं। तो ये जो आप तोड़ रहे हैं रीढ़ की हड्डी, इसकी डैमेज करते चले आ रहे हैं आज से नहीं, ये लोगों की समझ में नहीं आता। अभी भी लोग जाकर जलसों में के कोई उन्हीं पार्टियों के लिए, वही एमक्यूएम खड़ी होगी, लोग खड़े हो जाएंगे, वही पीपल्स पार्टी आएगी, उसको देखने चले जाएंगे। लोगों का भी बहुत बड़ा कसूर है इसके अंदर, लोगों का है बहुत ही। बड़ा कसूर है, बहुत बड़ा बिल्कुल, कसूर है, मतलब ये समझना बिल्कुल पड़ेगा। लोगों का यकीनन। और जैसे हम बात कर रहे थे, उस शहर का कोई वाली वारिस जो है, एक जमात जैसी एमक्यूएम का आपने नाम लिया, एक टाइम था कि काश उनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो, या जो उनके नुमाइंदे थे वो सही मानों में उन लोगों के दुख दर्द को, वो उसको ठीक करने के लिए कुछ इकदाम करते। मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल ने वो अपना शायद 10% दिया होगा अपनी, लेकिन उसका याद किया जाता है जी, वो उसने इतना बहुत अच्छा उसने गवर्नेंस दी। लेकिन जी। वो कहाँ, वो सब जो है वो सिलसिला, अब पिछली हुकूमत में भी एमक्यूएम मौजूद थी, इस वक्त जो हुकूमत है वो भी एमक्यूएम मौजूद है। और वसीम हैदर साहब जो हैं, उन्होंने अपने पता नहीं कितने नुकात पे वो मुआहदा किया था, और अभी भी कभी कभार वो तिलमिला उठते हैं। पिछले दिनों कौमी असम्बली में सब बोल उठे, बाप पार्टी वाले भी बोल उठे, और वो जिन जिन को वो पहले पीटीआई के साथ थे वो सब बोल उठे। तो इस वक्त वो कहाँ हैं? और दूसरी बात ये, जहां अवाम का ये मामला, यकीनन अवाम इसको, हम जब तक अपने, जिसे कहते हैं ना, जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, अपने हकूक के लिए नहीं उठेंगे, तो तब तक हमारे मुंह में वो ये खुद नवाला डालने वाले नहीं है। हमें तो वही मामला तब छीनने पड़ेंगे, अवाम को अपने दुख दर्द के लिए उठना पड़ेगा। और अफसोस के साथ कि अभी तक वहां की नुमाइंदा जमात, आपके वोट तो लिए हैं उन्होंने, लेकिन सही मानों में मसाइल के लिए नुमाइंदगी जो है वो किसी ने भी नहीं की। और इस वक्त तक जो अभी गवर्नर हाउस, गवर्नर है ही नहीं सिंध में। सिंध में गवर्नर इस वजह से नहीं है कि वो जो आपस में वो हिस्से बांटने की जो एक करारदाद इन्होंने की थी,
उसमें अभी तक मसला बना हुआ है। मसला बना हुआ एमक्यूएम जो है वो चाहती है कि हमारा गवर्नर आ जाए, और पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं कि चलें वक्ती तौर पे तो हमें इनको साथ मिलाना पड़ा, लेकिन इनको कुछ भी ना दिया जाए तो वह ज़रा बेहतर है। तो अभी तक इमरान इस्माइल ने जैसे ही वो इस्तीफा दिया था, नई हुकूमत आ गई है, लेकिन सिंध में अभी तक कोई गवर्नर, एक खातून एमएनए का या एक साबका एमक्यूएम की रुकन का हमने जिक्र सुना था, लेकिन अभी तक सही मानों में गवर्नर जो है वहां पर किसी को नहीं लगाया गया। वजीर आला साहब जो है वो एक खालिस मुंशी जिसे कहते हैं, एक पर्सनल सेक्रेटरी हैं बिलावल साहब के। बिलावल साहब हुक्म दें या जरदारी साहब हुक्म दें या वोटों की खरीदो फरोख्त हो, चंद एमपीएज हैं। अब उन्होंने माशाल्लाह इतने ज़्यादा वो मुस्तहकम हो चुके हैं कि वो उनकी मुस्कुराहट भी आप देखें कि एक फिरौनियत नज़र आती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक तमस्खर ज़रूर नज़र आता है इस किस्म के मसाइल पे। कभी कभार उनको आवाम के लिए थोड़ा सा आगे आना भी पड़े तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बोझल दिल के साथ इनको बाहर निकलना पड़ रहा है, थोड़ी बयान देने पड़ रहे हैं, थोड़े सहाफ़ियों के जुमले सुनना पड़ रहे हैं। तो ये सूरत हाल तो सिंध की है। और कमोपेश जहाँ जहाँ भी ये सूरत हाल हुई, आज खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ मामला ऐसे हुए बारिश की वजह से, वहाँ पे भी तबाही हुई। इवन बलूचिस्तान में भी तबाही हुई, पंजाब के इलाकों में भी तबाही हुई। और अभी ये 11 जुलाई है, ये तकरीबन अगस्त के मिड तक इस किस्म की बारिशों का सिलसिला रहता ही रहता ये है। तो अब क्या सूरत हाल होगी अल्लाह जाने, अब ये क्या एक है वीडियो हमारे यहाँ। ये जी एक वीडियो भेजिए, अगर दिखा सके तो दिखाएं। ये माशी हब, ये तारिक रोड की वीडियो है। जी हाँ। जी तो हाँ, ये वो जी हाँ, अब देखें कि ये वो हाल है, सैलाबी सैलाबी सूरत हाल है। हम्म, सैलाबी सूरत हाल है, लोगों पर गुजर रही है। क्या आप देखें, मतलब क्या हाल हुआ हुआ है। अल्लाह जी अकबर, हाँ, यानी पहचाना नहीं जा रहा कि तकलीफ आ ये रहा है। बिल्कुल सही। तो ये पाकिस्तान अस्तगफिरुल्लाह। की सूरत हाल है। और यानी जो बड़े वहाँ की कंटेनर्स सूरत होते हाल हैं, कितने भारी है। होते हैं, 40 फीट के कंटेनर, 20 फीट के कंटेनर, वो पानी में तिनके की तरह बहते हुए जा रहे हैं। आप सोचिए अल्लाह अकबर। कितना पानी होगा इस वीडियो के अंदर। गाड़ियां डूबी हुई हैं, यानी जो लोग गाड़ी में फंसे हुए हैं उनके स्टेयरिंग तक पानी है, यहां तक पानी है। ये हाल है। अब ये मतलब एक अजीब है ना। मतलब एक कहा जाता है कि बैड गवर्नेंस, एक होता है गवर्नेंस है ही नहीं ना। है तो ही नहीं। आपने सारा बजट लिया है और वो कहां गया है नहीं पता। जी जिस हाँ, तरह जी कोरोना में 12 अरब रुपए आए थे, उससे पूछा गया कहां गया, तो उन्होंने कहा कि वो रात के अंधेरे में तकसीम कर दिया, और हाथ को दूसरे हाँ। हाथ को मालूम ना हो, नहीं, इसलिए बड़ा जी हाँ, जी बड़ा हाँ, ये हाँ, मामला है ये इसमें। एक अलग, हाँ, ये एक और सितम ज़रीफ़ी है कि आपको ये वो खाने का मौका मिल जाता है। अब इस बारिश के नाम पे फंड्स होंगे। आपको पता वो टिड्डी दल के बारे में वो हुआ था जब हमला हुआ, तो ये लोग कहते हैं जी हमें हेलीकॉप्टर दिए जाएं, हमें ये पता नहीं टिड्डी दल, फला मशीनरी जो है वो जर्मनी से मंगानी पड़ेगी। तो ये इस किस्म की इनकी डिमांड्स होती हैं कि जब इस किस्म के जब हालात पैदा होते हैं तो हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और वो आप बस वो खाने के लिए एक उनको एक जुगाड़ लगाना होता है, और वो अपनी और जेबों में इनका जो अपने टिड्डी अकाउंट में दल ये मामला चला जाता है। और जी और इनका जो टिड्डी दल लोगों पे नाजिल हुआ हुआ है, वो क्या जी करें? हाँ, बस यही वो बात क्या है ना। करें? ये भी हाँ, तो टिड्डी दल है ना। और क्या, ये चंद चेहरे बड़े हैं, बाकी तो टिड्डी दल है पूरा। सही ये बात जो है, लोगों का सही। खून पी रहे हैं, ये जो चाटे डाल रहे हैं सब कुछ, पूरे लोगों हम्म, की जिंदगी भर की मेहनत और उनकी कमाई जमा पूंजी जो ये ऐश करके खा रहे हैं। मतलब आदमी हम्म। हॉस्पिटल में फंस जाए तो गया, थाने में फंस जाए तो गया, वकील के चक्कर में फंस जाए तो गया। मतलब कहीं कोई स्टेट नजर आती है आपको? कहीं हम्म। कोई तो रियासत का कोई बिल्कुल तस्वुर सही। है? जी नाज़रीन, अब टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं, आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। कराची में अगर कोई देख पा रहा है तो वो ज़रूर आए। और अमूमी तौर पे जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, महंगाई, इसकी तरफ तो हमारा अभी अभी हम बात नहीं कर पाए कि क्या सूरत हाल हुई होगी। वहाँ तो जो लोग कुर्बानी करते थे पिछले साल, जिन्होंने कई लोगों ने कुर्बानी की, इस वक्त जानवरों की कीमतें भी इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई थी, शायद भी उन्होंने कुर्बानी कर पाए हों या मे बी उन्होंने हिस्से डाले हों गाय में या ऊँट के या बड़े जानवर में। तो ये सूरत हाल, और फिर गरीब गुरबा के लिए एक ईद बनाना, उनके लिए कपड़े अरेंज करना बच्चों के लिए। अगर घर में 4-5 बच्चे हैं तो एक वालिद जो है वो अगर बड़ा हुआ 50,000 एवरेज अगर कमाता भी है तो क्या मामलात होंगे। लीजिए कॉल्स का आगाज करते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अफजाल आपको ईद साहब, मुबारक
साहब। जी खैर मुबारक आपको भी। और बात यह जी कि ईद से 1-2 दिन पहले एक शख्स ने अजीब सी तोहफे की ख्वाहिश की है। तोहफे की? जी जी तोहफे, अजीब सा तोहफा है ठीक वो। है। उसका तोहफे की ख्वाहिश ये है कि सब देशों की बुजुर्ग 70-80 साल की जो बीबी है, जो ख्वातीन है, उन सब के मोबाइल चोरी करके, जिनके पास मोबाइल नहीं है उनकी गाड़ियां तोड़कर, शीशे तोड़कर तोहफे में दी जाए। अजीब शख्स है। अच्छा। बाकी कराची वो वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो ऐसे ही होता है। सही सही। ओके जी, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इमरान खान अभी तकरीर कर रहे हैं और यकीनन उनके कुछ पॉइंट से बंदा इख्तलाफ भी कर सकता है, कुछ पर उनके तायद भी होती है। और वो एक बात उन्होंने बिल्कुल सही कर रहे हैं कि इन हुक्मरानों को बचाने के लिए, अभी आपने बात की ना पाक फौज के जवान वो बेचारे, और अमूमन यहाँ पे भी जब भी कोई ऐसे, यहाँ पे भी छोटे मोटे फ्लड आते रहते हैं। कोरोना वायरस की कैंपेन में हमने यहाँ के मकामी फौजियों को, अंग्रेजों को देखा, वो लगे हुए हैं। हर जगह की फौज हंगामी हालात में वो मदद करती है। लेकिन वहाँ पे तो ऐसा लगता है कि हमारे जो फौजी जवान हैं और ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट या चंद जो जर्नैल हैं, वो यकीनन अपने अहकामात को उन्होंने फॉलो ही करना होता है। जब ऊपर से ऑर्डर आएगा कि आपने ये करना है, और माशाल्लाह वो फौजी जवान अपना फर्ज अदा कर रहे होते हैं। तो इसमें फायदा किसको हो रहा है? मामला ये है कि फौजी जवान तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे के चले जाएंगे, आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिलेगा। लेकिन कहां पर इस रिलीफ का कहीं ना कहीं किसी के महल की पुख्तगी में फायदा हो रहा है, किसी के इक़्तिदार में ऑटोमेटिकली तूल पकड़ता जा रहा है किसी का इक़्तिदार। इस किस्म के मामलात जो हैं वो यकीनन हमें देखने हैं, उन लोगों को निकालना है। लेकिन जिनकी वजूहात की बिना पे, जहां पर इतना ज्यादा वो गुज्जर नाला, ये 1-2 नाले बड़े मशहूर है वहां पे, अगर वहां पे सफाई नहीं हो पाई, या वजीर आला साहब कह रहे थे जी वहां पे बहुत सी ऐसी जगह है वहां पर अमलाक बन चुकी हैं, तो अमलाक बनना एक चीज जो है वो एक वजूद में लाना 100 प्रोसेस उसके जरिए, तो कैसे मुमकिन हुआ वहां पे अमलाक बन गई? आप सोए हुए थे, आपके महकमे सोए हुए थे, अगर आपने उन्होंने रिश्वत दे के ये सब कुछ काम कर दिया तो फिर आपने क्या एक्शन लिया? तो ये सारी चीजें हमारी पाक फौज या इमरान खान इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं कि जरदारी और मुराद अली शाह के जो मामलात हैं, इनको पक्का करने के लिए या इनको इक़्तिदार में वापस लाने के लिए क्यों इनका हाथ बटाया गया? तो ये सवाल बनता है यकीनन। नहीं, आप देखें ना कि आप फिलहाल फौज भेजकर लोगों का गम और गुस्सा कम कर देते हैं, उनको बचा लेते हैं, जो फंसे हुए हैं उनको निकाल लिया जी और मामले को आगे। अगर इसको गहराई से देखा जाए तो इसकी वजह यह है कि जालिमों को एहतसाब से बचाया जाए और लोगों का गम और गुस्सा श्रीलंका की तरह, जिस तरह वहां पर उनके महल के ऊपर टूटा है और उसके स्विमिंग पूल में लोग कूद रहे हैं गुस्से में। देखा ना आपने जो हशर हुआ उसका, जिस तरह लोग सद्दाम के महलों में घुस गए थे और जिन कुर्सियों पर, जिन शाही कुर्सियों पर वो बैठता था उस पे लोगों ने बैठ के तस्वीरें खिंचवाई। जो गम सही। गुस्सा अवाम का था, तो उससे बचाने के लिए जो है वो फिलहाल उनकी फलाह के लिए, रिफा के लिए कुछ बंदोबस्त रखे हुए होते हैं, एक प्लानिंग होती है कि जैसे ही हो 400 लोगों को बचा लो, उधर से जाके 1000 लोगों को बचा लो और दिखा दो कि जी फौज आई थी, इंतजाम करके चली गई। लोगों को ये शऊर पैदा ना होने दो कि लोग पूछें कि इन बेचारे फौजियों को आने की जरूरत क्या थी। अगर नालों बिल्कुल। की सफाई का जो हमारा टैक्स हम देते हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं, तो हमारे लिए जो शहरी सहूलियात है वो कहाँ है? हॉस्पिटल आबादा क्यों नहीं थे? उसमें अंदर दवाएं क्यों नहीं होती? प्रिस्क्रिप्शन क्यों थमा दिया जाता है? और बाहर जो दवाएं बेचने वाली अद्वियात के मेडिकल स्टोर से वो जाली दवाएं और 2 नंबर दवाएं और एक्सपायर दवाएं बेच रहे होते हैं, उसको पूछने वाला कोई क्यों नहीं? हमें मीठा पानी क्यों नहीं मिलता? हमारा पानी चोरी करके हमें ही टैंकरों के जरिए से बेचा जाता है और वो टैंकर हमारे ही महलों में दनदनाते फिरते हैं, पूछने वाला क्यों नहीं है? लोगों का सवाल बनता है। लोग पूछ सकते हैं कि हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन का फंड आप मुख्तस करते हैं और स्कूलों के अंदर जो है वो खाली पड़े हुए हैं, बाज़ जगहों पर गोटों में तो उन्होंने अपने जानवर तक बाँधे होते हैं। तो वहाँ पर क्लास के अंदर अच्छा ज़मीन पर दरियाँ मुस्लिम पड़ी हैं। भाई, क्यों? एक चीज और मैंने आज देखी, वो क्योंकि हज हुआ 2 दिन पहले, तो कुछ हमारी शख्सियात की तरफ से भी हज अदा किया गया। अल्लाह करे उनका हज कबूल हो। एक तो उनमें सबसे अहम
जो शख्सियत, हम फौज की बात करें, जनरल बाजवा साहब ने हज किया है और कुछ देर पहले फुटेजेस हम न्यूज़ उनको दी होंगी, यकीनन उनकी थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी बारे हमारे न्यूज़ चैनल्स को बताया गया कि ये ज़रा दिखाएं, और कहा जा रहा था वो जो न्यूज़ कास्टर थे उनको ये जुमले अदा करने पड़े थे जी, वो लोगों में घुल मिल गए और लोगों ने उनके साथ सेल्फियां ली। लेकिन जो जुमला आर्मी चीफ साहब ने बोला है उसमें उनके यही हूबहू यही अल्फाज थे कि आप पाकिस्तान के लिए दुआ करें। तो ये कैसा है, ऐसे मुझे लगा वो यकीनन कि जब हमारा कोई अजीज या अपना जैसे होता है ना कि वेंटिलेटर पे हो, बिल्कुल बस खुदा न खासा मौत के दहाने पे हो, तो कहते हैं ना कि बस डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, बस ये आप दुआ करें जी। अब आर्मी चीफ साहब ने ये फरमाया है और बिल्कुल हक हक बजानब है यकीनन कि वो दुआ करें, क्योंकि इस नहज तक जो मुल्क लाने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि वो खुद हैं जो फैसले करने वाले हैं, वो खुद हैं जो पहले 18 में भी चलें जी, सिलेक्टर जिनके बारे में मियाँ साहब कहते थे सिलेक्टर हमें खलाई इमरान मखलूक। खान से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी खलाई मखलूक से या सिलेक्टर से है, बल्कि बाद में वो नाम लेना शुरू हो गए तो उनसे लड़ाई है। उसके बाद फिर इमरान खान जो है वो अब भी ये कह रहे हैं कि जी जिनके पास असल ताकत थी उनको मैंने सब कुछ बताया। तो अब बाजवा साहब तो वहां हरम पाक में ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के लिए दुआ करें, यकीनन पाकिस्तानी बेचारे वो दुआ तो करेंगे, लेकिन जो दवा करनी है, वो कौन करेगा? जो इकदामात करने हैं भाई, वो मोहतरम चीफ साहब वो किसने करने हैं? वो तो कोई भी बंदा आवाज नहीं उठा सकता। और इस नहज तक बार बार वही सवाल पैदा होता है ना कि दुआ तो करेंगे, लेकिन इस वेंटिलेटर पे जो जो लाए थे 30 साल पहले जब लाए थे, या जब बताया जाता है वो एक सहाफी ने, वो इमरान रियाज ने यही बात उठाई थी ना भाई कि पहले आप हमें इन लोगों की वीडियो दिखाते हो, इनकी चोरियां बताते हो, शायद सुर्खियां बनती हैं, इवन फेल्ड अपार्टमेंट, सरे महल, ये चोरी वो चोरी, नैब। लेकिन इमरान खान के बकौल वो कह रहे हैं कि जी ऊपर तो चोरी जो है या करप्शन जो है उनके लिए ये तो कोई जुर्म ही नहीं है। तो फिर ये तो होगा, फिर ये मामला जो है जब आपके नाले बंद हो जाएंगे, आपके नालों के ऊपर जमीनों के ऊपर जब अमलाक बन जाएंगी, तो फिर तो यही सूरत हाल होगी। तो एक कॉल लेते हैं, फिर मुझसे भाई आप भी बात कीजिए कि यकीनन दुआ गो है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इसके लिए निकालने के लिए जो डॉक्टर हैं, जो तबीब हैं, उन्होंने क्या सरंजाम काम किए हैं कि बिल्कुल अब इस नैज पे मामला पहुंच गया, बस ये दुआ करो, लगता है डॉक्टर जवाब दे देता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको और आपके व्यूअर्स को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आपका टॉपिक के ईद के हवाले से तो देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी का उन्हें हुक्म मिला, तो बेटे को भी कुर्बान अल्लाह के रास्ते में करने के लिए तैयार हो गए। और अल्लाह ताला को आपका ये इतना बड़ा ये अमल इतना पसंद आया कि क़यामत तक इसको हज का हिस्सा बना दिया गया। और फिर हजरत हाजरा जिस तरीके से बच्चे के लिए वो पानी की तलाश में और खुराक की तलाश में 7 चक्कर उन्होंने लगाए मुसलसल के मेरा बच्चा भूखा है, और उसके लिए जो तकद्दो की और जो कोशिश की, तो उसको सफा और मरवा का हिस्सा बना दिया गया और वहाँ पर उनकी याद में चक्कर काटे जाते हैं। ये कोई मतलब ये कोई रस्म नहीं समझना चाहिए, ये कोई हम लोगों ने तो इस्लाम को मजाक बना लिया है कि पता नहीं क्या। अल्लाह ताला के मर्जी के आगे सरेंडर करना और अपनी औलाद को भी कुर्बान कर देना, ये हमारे लिए एक सबक है। लेकिन हम मुसलमान आज औलाद के गिर्द तवाफ करते हैं। औलाद हमारी, हम कहते हैं 100 साल तक के लिए उनके लिए प्रॉपर्टियां बना लें, उनके लिए आने वाली नस्लों के लिए पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, जिनका पता ही नहीं है कि होगा क्या। फ्यूचर का तो अल्लाह को पता है। सारी जो तबाही और बर्बादी की जड़ें वो माँ जो जिसकी कुर्बानियों को सफा और मरवा का हिस्सा बना दिया गया, आज हम माँ के साथ क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आजकल कितने कितने बाद बच्चे जो हैं वो कितने कितने साल अपने माँ बाप को देखते ही नहीं है, पता ही नहीं होता कि माँ बाप क्या कर रहे हैं। सही बात। हर तरफ जो एक तूफान खड़ा हुआ है, तो हमें अल्लाह ताला जो हज का हिस्सा है
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा की जो कुर्बानियां हैं, जो उनका इस्लाम से जो मोहब्बत है, वो इस हज का हिस्सा बना दिया गया। सही और फिर सही मदीने में जाना जो है वो हज का, आप जाएं लेकिन हज का हिस्सा नहीं है। और देखें कि हमारा कितना खूबसूरत दीन है कि कौन कौन सी हमें मिसालें मिलती हैं, लेकिन हम लोग उस तरफ जानबूझकर फसाद डालते हैं, जानबूझकर ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं जो खुदा की जात से बड़ी जात तो कोई नहीं है। उन्हें खुदा ताला को पता है कि कौन सी चीज अल्लाह ताला को कितनी पसंद आती है। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी सही है आज बहन। अगर चले, आपका पॉइंट आ गया। पर आपने बच्चे को कोई ऐसे कोई मंसूबा बनाए या कोई कत्ल करने का या कोई शहीद करने का अपने बच्चे को अपने हाथों से, तो कहें कि ये तो पागल है, टेररिस्ट है, ठीक, टेररिस्ट डिक्लेयर करें इनको। सही तो अल्लाह ताला की मर्जी के आगे सरेंडर करना और अपनी औलाद को भी कुर्बान कर देना और रहती क़यामत तक हज का उसको हिस्सा बना दिया गया। तो हमें सोचने की जरूरत है कि हम किस तरफ इस दीन को भी धकेल रहे हैं, अपने आप को भी धकेल रहे हैं। बिल्कुल सही बहन, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही। यकीनन अगला महीना ही ये सारा सोचने का होगा इंशाल्लाह। और जिनकी वजह से हज बचा है, और देख लें, एक बड़ा एक पहलू आपने बताया, क्योंकि हम इस पे टाइम कम है, लेकिन ये वाकई एक ऐसा पहलू है कि अल्लाह ताला ने इबादत अल्लाह की है, लेकिन सुन्नत जो है हज़रत हाजरा की या हज़रत इब्राहीम की आपने मिसाल दी, वो सुन्नत अदा करनी और आपने अल्लाह को राज़ी कर लेना है, उस तरह भागना है, उस तरह तवाफ़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह फिर उलमा कराम हमें बताएंगे। और जिनकी वजह से ये हज, ये सारे त्यौहार, ये हमारा दीन बच गया, उनका अगला महीना आ रहा है, तो यकीनन इस पे तो बढ़ चढ़ के बात होगी इंशाल्लाह। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, ताज़ीम नकवी जी बोल रहा हूँ। माशाल्लाह, ताज़ीम नकवी साहब, जी ईद मुबारक तासिफ हो भाई, आपको सर। आपको भी ईद मुबारक माशाल्लाह। खैर मुबारक। मूसी भाई को भी ईद मुबारक। बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ईद मुबारक। माशाल्लाह। जो कलर मूसी भाई ने पहना हुआ है उससे बिल्कुल आपने जी, वो हम लेबर पार्टी के हैं, वो टोरी पार्टी के हैं, हम लेबर और टोरी। आप लोगों को नजरे बद से बचाए, बहुत अच्छा इलाहिया में। प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई। फारूक भाई, सब आपकी तरफ से सबको ईद मुबारक। मैं भी अहले बैत के व्यूअर्स को, देखने वालों को, आप लोगों को सबको ईद मुबारक खैर करता हूँ। शुक्रिया। और दो खैर बातें अगर आप इजाजत दें क्यों तो नहीं मैं सर, हुक्म बताना हुक्म चाहूंगा। सर, हुक्म। एक तो अभी हमारी ये बहन ने फोन किया था, बता रही थी कि आजकल बच्चे जो है वो छोड़ रहे हैं माँ बाप को। तो मेरा सवाल देखने वालों से ये है कि अभी गर्मियों की छुट्टी आई हुई है, हमारे यहाँ के कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लेके पाकिस्तान और इंडिया गए हुए हैं, झूठ बोल के स्कूल में बच्चों को भी बता के कि बच्चों को स्कूल में बताना है कि क्या, ताकि छुट्टी के लिए उनको पैसे देने ना पड़े। दूसरी बात ये कि जो बच्चों को बेनिफिट मिल रहे हैं यहाँ पर पेरेंट्स के, वो बेनिफिट्स क्या बच्चों के इस्तेमाल में आ रहे हैं, या बेनिफिट के नाम पर जो बच्चों को खिलाया जा रहा है वो क्या सही खिलाया जा रहा है। तो जाहिर है जैसा हम बच्चों को खिलाएंगे तो फिर बच्चों ने वैसा ही रिएक्ट करना है। तो इसमें बच्चों का कसूर अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ आजकल के पेरेंट्स, खुसूसन माएँ जो हैं, उनके पास सोशल मीडिया का वक्त है और बच्चों की तरबियत का वक्त नहीं है, बच्चों के साथ वक्त गुजारने का वक्त नहीं है। ये बहुत सारी चीजें हैं जहाँ बच्चों पर असर पड़ रहा है, वह डायरेक्ट पेरेंट्स का भी बहुत ज्यादा कसूर है। पेरेंट्स, आप देखें कि एक जमाना था जब साथ मिलके शाम को सब खाना खाया करते थे। अब वो हमारे यहाँ यूके में, खासतौर पाकिस्तान में भी अब शायद नहीं है कि वो सब मिलके नहीं खाते। अगर मिलके भी बैठे तो वो, मेरा पास मोबाइल है तो मुझे अपने कमरे में खाना दे दो, माँ बाप कह रहे हैं जी मेरे पास मोबाइल है तो वो दे दे। सही बात। मैं कहता हूँ पेरेंट्स को अपना मोबाइल, अगर पेरेंट्स बच्चों को बगैर पासवर्ड के दे दें, जी हाँ, ये लो बेटा तुम हमारे मोबाइल ले लो, तो पेरेंट्स अच्छे हैं और उनकी तरबियत सही है। और अगर बच्चों के लिए पासवर्ड लगाना पड़े और दे ना सके तो फिर पेरेंट्स पहले अपनी तरबियत करें। ये तो एक सोशल एक मेरी बात हो गई। बेहतरीन। अच्छा, दूसरे आप गुजारिश आपसे करता हूँ, आप फरमा रहे थे कि जनरल बाजवा ने क्या किया। बात यह है कि दो सियासतदान 36 साल, 60-70 साल करप्शन करते रहे, खाते रहे पाकिस्तान को, कुछ डिक्टेटर्स खाते रहे। इमरान खान की सूरत में सेलेक्टर्स को नजर आया कि अब कोई मुहिब्बे वतन, कोई ऐसी शख्सियत आ गई है जो न सिर्फ ये कि जिसके पास टीम भी रेडी है ना, और उसके पास अज़म भी है, हिम्मत भी है और टीम भी है, तो ये पाकिस्तान की किस्मत बदल देगी। तो सेलेक्टर्स ने हर चीज की
की आप देखिए कैसे अदालतों से फैसले आए, उसके बाद किस तरीके से किया। वो सेलेक्टर्स ने अपने लिए नहीं किया था, पाकिस्तान की आवाम के लिए किया था कि इमरान खान साहब को, उनको ये अंदाजा था, आवाम को भी ये उम्मीद थी और सेलेक्टर्स को भी थी कि इमरान खान साहब की सूरत में आएंगे तो उन्होंने उनके रास्ते के जितने भी कांटे थे, जितनी भी हर्डल्स थी वो हटा दी। ये आप भी जानते हैं, मुस्लिम भाई भी जानते और सब जानते हैं। उसके आप देखिए जब हुकूमत में आ गए तो सऊदिया से हालात सही नहीं है तो जनरल साहब गए हैं उनके साथ मामला करने। चाइना से सीपैक से नाराज हो रहे हैं तो जनरल साहब जाके सीपैक के लिए लुक आफ्टर कर रहे हैं। अगर अपोजिशन रोड़े अटका रही है परफॉर्मेंस की के अंदर बीच में तो अपोजिशन को फोन हो रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है, उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। तो मुझे आप एक बात बता दीजिए कि और 3 या 4 साल आप क्या चाहते हैं सेलेक्टर से कि जो अपने आपकी मुल्क को, अपने मुल्क को आवाम की सहूलत के लिए आपको करे। इस 3-4 साल में अगर इमरान खान साहब ने कोई बहुत जबरदस्त चेंज अगर ना भी लाए होते तो उनकी डायरेक्शन अगर उस पे हो जाती तो भी सेलेक्टर को इत्मीनान होता, आवाम को भी इत्मीनान होता कि जी कर लिया जाए। तो अब सूरत हाल ये नहीं है कि आप सिर्फ सेलेक्टर्स को ही जो है ना वो मोहरत इल्जाम ठहरा दे। सेलेक्टर्स अपनी जगह उन्होंने गलत किया, करते रहे हैं मुसलसल, लेकिन सही करने की कोशिश की तो जिसके जरिए सही करने की कोशिश की अगर वो खुद भी सही नहीं कर पाए या कर नहीं पाए तो आज क्या ऐसा हो गया कि आप एक दूसरे को कह रहे हैं। हल क्या है इसका आप पूछ रहे थे। हल फारूक भाई ये है कि एक कमीशन नहीं बना सकते तो इमरान खान साहब अपनी अना को एक तरफ रखें, सियासतदानों को सेलेक्टर्स ही चाहे बिठाएं, उनको बताएं कि देखो भाई पाकिस्तान में इलेक्शन अभी तो धांधली का जोर पीट गया, धांधली बताने लगे तो भाई कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें इलेक्शन जब हो तो अगर हारने वाला कि भाई में ये धांधली हुए, चाहे वो इमरान खान साहब जीते या दूसरी पार्टियां जीते, और वो सब आपस में ये बात तय करें कि देखेंगे हमारी अगर आईएमएफ के पास 1 लोग जाएंगे तो अपोजिशन वाले सिग्नेचर करके भेजेंगे, उनकी मर्जी से जाएंगे, ताकि अगर कल को अपोजिशन हुकूमत में आ जाए तो ये ना कह के हुकूमत गई थी। तो इस अपनी अना को इस कुर्बानी में आप कुर्बान कर रहे हैं ना। अगर पाकिस्तानी सियासतदान अपनी अना की कुर्बानी दे दें तो मैं समझता हूँ बेहतरीन पाकिस्तान के लिए होगा। आपका बहुत शुक्रिया, दोनों को सेहत सलामत, मुझे दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया ताजिम भाई, बहुत मेहरबानी। यकीनन हम पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी और ओवरसीज यकीनन इस पे, अब जैसे वो बाजवा साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान के लिए दुआ करो, तो हम ढूंढते हैं कि हाँ ये जब बीमारियां या ये सिम्टम हो तो ऐसे आराम आ सकता है। तो आप भी अपने एक पाकिस्तानी होने के नाते दर्द के साथ ही बात कर रहे थे। हमारी भी यही कोशिश होती है कि जो भी बात हो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। तो मूसी भाई पहले अगर आप इस पे कुछ बात करना चाहें या उस पर जो डायरेक्शन थी या जो तजर्बात हमारे सेलेक्टर्स की तरफ से किए जाते हैं उस पर बात की। पहला एक जमाना था जब 9 बजे सरकारी खबरनामा सुनाया जाता था और लोगों को कुछ नहीं पता होता था कि कौन आया और कौन से दिलचस्पी के उमूर पे किससे क्या गुफ्तगू हुई है, वो दिलचस्पी के उमूर क्या थे सही किसी को नहीं पता होता था। और वो एक सरकारी खबरनामा दिखा के और उस पर लिखा आ जाता था कि अब नशरियात बंद हो गई, खुदा हाफिज अस्सलाम। अभी दौर तब्दील हो गया, अभी 24/7 जो है एक फ्लो है, एक सैलाब है। जिस तरह अभी आप सैलाब देख रहे हैं ना पानी का, इस तरह खबरों का सैलाब है। हर इंसान के पास उसकी जेब में पड़ा हुआ मोबाइल, उसके हाथ में मोबाइल स्क्रीन उसके सामने, और एक खबरों का सैलाब है जो मुसलसल चल रहा है। अभी छुप नहीं सकता। आप कोई उम्रा करके फेस सेविंग करे, हज करके फेस सेविंग करे, दुआओं की रिक्वेस्ट कराता रहे, या शाही महलों में किसी को बिठा दिया जाए और वो वहां से अवाम के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को सब पता है और सब देख रहे हैं, और जो बाशऊर है वो बोल रहे हैं। जिनको अभी भी शऊर नहीं उनके लिए दुआ की जा सकती है। जितनी वो पाकिस्तान के लिए दुआ करा रहे हैं, मैं कहूंगा कि जो अभी तक जिनको शऊर नहीं आया उनके लिए दुआ की जाए, हरमैन में की जाए, खाने काबा की चादर पकड़ के की जाए कि जिन लोगों को होश नहीं आया और वो अभी भी चोरों को अपना मसीहा समझ रहे हैं, परवरदिगार उनकी आंखों को खोल दे। वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उनकी आंखें खोले, वो चोरों को पहचाने और चोरों से बरात का इजहार करें। जरूरी नहीं है कि आप उनको वोट ना दें, आपको आपके वोट के मोहताज नहीं है। जो लाता है
वो उसने अपने बैलेट बॉक्स भर के रखे होते हैं और वो लाके जितवा के मुसल्लत कर दिया जाता है। जब आप इनके जलसों में नहीं जाएंगे और उनसे आप इजहार बरात करेंगे और सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ बात करेंगे और अपना हक की आवाज बुलंद करेंगे, वही उनके लिए एक बहुत बड़ी मौत है, क्योंकि वो नेक नामी चाहती हैं। वो सारी करप्शन करके नेक नामी चाहती हैं। मतलब कोई हज करे डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आपने देखा ना, खाने काबा में टहल रहे हैं लोग, फोटो सेशन हो रहे हैं, इससे पहले पूरी जमात उठ के चली गई। दुनिया जानती है लोगों की खाले उतारने वाले, लोगों को बेमौत मारने वाले, लोगों की मेडिसिन के बगैर लोगों की जो है वो एक उनको खत्म करने वाले, किस मुंह से परवरदिगार के अच्छा सामने वो खाने काबा जाते हैं? अजीब जाएंगे अजीब फेस बस से भी वो। करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा मुझसे भाई, आपने खबरनामे की बात की, तो 30-35 साल पहले का जो खबरनामा, जरा वो कैसा है, कैसा होता था, वो लुत्फ उठाएं जरा। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने बैनुल-सूबाई राब्ता कमेटी के मशवरे से फैसला किया है कि कौमी मर्दमशुमारी मार्च में कराई जाएगी। सब अच्छा है। कमेटी ने जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी, गंदम के दरामद और मुख्तलिफ शोबों में बैनुल-सूबाई राब्ते को मजीद मुअस्सिर बनाने के बारे में अहम फैसले किए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत को इलाके में अमन और आशती की फजा बरकरार रखने के लिए काम करना चाहिए। वाह। तो ये 4-5 हेडलाइन होती थी, वजीर आजम भी खुश, अवाम भी खुश, और हम भी, ऐसा होता था कि सब सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन बिहाइंड द सीन क्या हो रहा था, जायदादें कहाँ कहाँ बन रही थी। और अभी एक कॉलर में शामिल करूंगा थोड़ी देर में। जैसे ताज़ीम भाई ने बताया ना, डायरेक्शन के हवाले से, या अभी जो उन्होंने बताया ना कि हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने मौका दिया इमरान खान को, और कि शायद वो मुल्क को बेहतर सही तौर पे चला सके। तो होना तो यही चाहिए था कि वो मौका, अगर वो उनको तो कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। पहले तो ये सबसे अहम बात है कि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कोई इख्तियार नहीं रखते। जैसे बल्कि जनरल जहीर का वो ऑन रिकॉर्ड अभी पिछले दिनों वो बयान था, वो पिछले दिनों जब इमरान खान की हिमायत में, जी हमने सोचा कि 2 पार्टियां तो पहले से मौजूद हैं, तो हमने कहा कि हम ये भी एक ट्राई हमने कर कहा, लेते हमने हैं। सोचा, क्यों कर जी हाँ, लेती? तो ये हाँ, आप एक इदारा जरूर हैं, जान फिदा करने वाला इदारा है, दिफा आपका जिम्मा है, और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में दिफा होता भी है। लेकिन अंदरूनी या मुल्क का वजीर आजम किसने होना है, किसने करना, ये सोचना उस इदारे का काम नहीं, ये अवाम का काम है। 22 करोड़ है, 23 करोड़ है, जितनी करोड़ भी है, तो ये अवाम का काम है। और इमरान खान, कुछ चीजें होती हैं, आपको मुसीब भाई, मोहल्ले में कुछ अगर खवातीन की कभी लड़ाई होती है ना कभी, तो बहुत से अहम राज जो हैं वो मोहल्लेदारों को भी पता चल जाते हैं। तो इन दिनों इमरान खान की लड़ाई हो, नवाज शरीफ की लड़ाई हो, मैंने मिसाइल कहां से बना था, वो बलूचिस्तान में गिरा, ये हुआ, इन दिनों इमरान खान की लड़ाई है एस्टेब्लिशमेंट से, तो वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जी। मैंने ये कहा न्यूट्रल से, मैंने वो कहा। पहले कहते थे जी ताकत तो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, अब कहते नहीं जी ताकत तो उनके पास थी, मैं क्या कर सकता था। तो ये वही कर सकते। बहुत से राज बाहर आ रहे हैं। असल तो में ये एक चीज और भी चीजें है। हैं कि हमारी स्टैब्लिशमेंट को अब ये डिसाइड करना है। अब अगर तो वो इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन अब वो डिसाइड करें, अभी भी डिसाइड करें कि जो इलेक्शन है वो शफाफ होने चाहिए। ईवीएम्स की जो बात इमरान खान कह रहे हैं जी, हमें इलेक्शन शफाफ के लिए, वो कभी नहीं हो गया। जानबूझ के इस प्रोसेस को, इसके आगे हर्डल्स डाली जा रही थी, क्योंकि आपने आरटीएस बिठाना है, आपने आरओस के इलेक्शन करने हैं, आपने आसिफ बाजवा का आदि रात, आसिफ कौन सा है हमारा, ख्वाजा आसिफ का आपने आधी रात को फोन सुनना है, और फिर उसने सुबह को जीत भी जाना है। तो ये सारी चीजें आप अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, और ये जो सियासतदान जिनको हम कहते हैं, ये कतन सियासतदान नहीं है, ये फैमिलीज के, ये जो समझ ले कि माफियाज हैं, शिकंजे हैं। इमरान खान अपनी मौत, आप मरने वाला था, उनकी सियासत बिल्कुल दफन होने वाली थी। हीरो बना किसने दिया कहा उसको। कि आप 2 साल पहले ही या 1.5 साल पहले आप उसको निकाल के बाहर करें और अब भुगतें फिर? वो तो वो कहता है नहीं कि भाई भुगत नहीं रहे, हीरो बना रहे हैं उसको हीरो बना वही रहे हैं। नहीं, देखिए, अब रिसीविंग एंड नहीं पे आ गए ना। पहले इमरान खान अब रिसीविंग एंड पे था, इमरान खान हाँ, जवाब दे होना था कि ये सब कुछ, ये क्या किया तुमने, क्या किया तुमने? बुजदार के सवाल उससे होने थे। लेकिन जब से इमरान खान हटा है, उसका तो वारे न्यारे हो गए। अब वो मजलूम हो गया दोबारा वो। वो, हाँ, वो मजलूम हो गया। और आप, किसने बनाया मजलूम? ये इन्होंने ही बनाया। जो अब वो चुटकी, वो एमक्यूएम के बारे में अभी वो बता रहे हैं, सदीकी साहब, उन्होंने कहा कि हमने
आप हम नहीं जाते। आखिर में वो कोई किसी पीटीआई का एम रुकन का वो इंटरव्यू था, वो कह रहे जी एमक्यूएम वालों ने हमें साफ कह दिया था कि हम उधर नहीं जाते, आप हमें किसी से फोन करवा दें ताकि हम इधर ही आपके साथ ही रहें। तो बिल्कुल जाहिर है बताइए फिर जरा। उनको इशारा हो चुका था, उन्होंने उधर नहीं जाना ही जाना था। ये ऐसे तो ही ये चलेगा सारी फारूक, चीजें हैं। हाँ, तो ये बस फारूक जब भाई तक ऐसे ही चलेगा तो चलेगा। हम नहीं ऐसे ही पहले चलेगा। घुटने घुटने था ना, पहले घुटने घुटने था, अब वो इतना इतना यहाँ पानी तक आ आ गया जाए, है। परवाह नहीं, परवाह नहीं, बस परवाह सही, नहीं है, वो ऐसे ही चलेगा। बिल्कुल देखें, जिसको नहीं पता कि कुकिंग ऑयल की प्राइस कितनी बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइस कितनी बढ़ गई, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, जी। वो मैं आ यूं ही रहा हूँ चलाता रहेगा। जी आप ले ले, कॉलर ले ले, फिर बात जी। ले ले, कॉलर, कॉलर ले ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शाह साहब, ईद मुबारक हो सर आपको बहुत बहुत। खैर मुबारक आप दोनों भाइयों को और आपके देखने सुनने वालों को प्यार और अदब भरा सलाम और ईद बहुत मुबारक। शुक्रिया, खैर ईद मुबारक। मुबारक। सबसे पहले फारूक भाई, जी चीजों को देखकर, जैसा जैसा कि आपने वो रिक्शे वाले टैक्सी ड्राइवर देखे होंगे, सारी रिक्शे वाले देखे होंगे ड्राइवर, हाँ जी। एक बेचारा रो रहा था, हाँ तो मुझे भी आंसू आ गए। दूसरी बात, महंगाई का सब कुछ आपके इल्म में है, तो चंद बातें जो आपने की हैं वो बहुत ही प्यारी लगी हैं मुझे। मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ आपको सुनूं, आपकी जो गुफ्तगू होती है दोनों भाइयों की, आप जो क्रिटिसिज्म वाली बातें होती हैं उनको कहते हैं, किसी का फेवर नहीं करते। आपके सामने फारूक भाई, जब पाकिस्तान में इससे पहले इलेक्शन हुआ करते थे, यूरोप से ऑब्जर्वर जाते हैं। ऑब्जर्वर किस लिए जाते हैं? कि कहने के लिए कि इलेक्शन ठीक हुए या नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि हम राज्य इलेक्शन में रिगिंग होती है, इलेक्शन रिग किए जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है भाई इंडिया में भी यूज की जाती है, उसमें जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ आप बैठकर सारे देखें, इंडिपेंडेंट लोग बुला लें, जर्नलिस्ट बुला लें, आप जैसे लोग देखें भाई इसमें कहाँ कमजोरियां हैं और कहाँ इसके अच्छे फायदे हैं। लेकिन वो करना ही नहीं चाहते ना शाह साहब, ये तो बात का मसला है ना। फारूक भाई, आप लोगों का प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों का काम बनता है कि इन चीजों की निशानदेही करें, इनको क्रिटिसाइज करें। इन्होंने अभी पुलिस के जरिए और इंतजामिया के जरिए और इलेक्शन कमीशन के जरिए अगर इमरान को इस तरीके से उतारा जा सकता है तो इलेक्शन में रिगिंग करना तो इनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। जैसा कि आपने चंद बातें कही है, आपका कीमती टाइम होता, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जी जी। अभी इन्होंने करना क्या है कि इस आदमी को किसी ना किसी तरीके से आगे नहीं आने देना। मगर फारूक भाई, आप लोगों की अवेयरनेस की वजह से, उसकी अवेयरनेस की वजह से, मैंने अभी अभी आपके प्रोग्राम को ज्वाइन किया, इमरान का जलसा देख रहा था, उसने लोगों को अवेयरनेस दी है, लोग जाग पड़े हैं। फारूक भाई, आप जर्नलिस्ट हैं, आपके सामने माएँ अपने बच्चों को लेकर आती हैं, फुटपाथों पर बैठती हैं, बारिश में जलसा सुनने आती हैं। कोई किसी को इससे पहले अपने छोटे बच्चे को जलसे में नहीं लाता था, हंगामे होते हैं। आप कौन जाग चुकी है फारूक भाई, आपके इल्म में अगर मैं टैक्सी के लिए जाकर कौंसल ऑफिस से अप्लाई करूं, वो मेरा शजरा भी पूछेंगे और पाकिस्तान से पुलिस वालों से पूछेंगे कि इसका रिकॉर्ड कैसा है। और जो टैक्सी ड्राइवर के साथ एक एस्कोर्ट बैठता है, बैठती है या बैठता है जो भी हो, उसका भी वो तहकीकात करते हैं कि ये आदमी क्रिमिनल तो नहीं है, इसको किसी के बच्चे के साथ बैठना। हमारे यहाँ तो ये इन्होंने क्यों डाकू बैठा दिए। कभी वो खातून, हम इज्जत एहतराम करते हैं सबका, हम सबका इज्जत एहतराम करते हैं, मगर वो खातून आकर के ये फितना खान है। ये फितना खान नहीं है, ये टंगा खान है। पंजाबी में टंगा कहते हैं। जैसा कि आपने देखा, जानवरों को रस्सा डालकर, टंगा डालकर चराते हैं जो ताकतवर जानवर होते हैं। ये किसी को, आखिरी बात, ये किसी, इनको कोई आदमी टच नहीं कर सकता था। सरदारी कहता था मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, आपने तो 2-3 साल रहना है, हमने हमेशा रहना है। इस आदमी ने, ये अल्लाह ने तीसरी ताकत दी। एक और बात जो अवेयरनेस की है कि पहले लोग इसलिए नहीं बोलते थे भाई, एक तरफ फारूक भाई वैसे मिसाल देता हूँ, मैं आपका इन सियासी जमातों से कंपैरिजन नहीं करता, आप नेक लोग हैं भाई, हमने आप दोनों के पास आना है, तो बस तीसरा आदमी नहीं है, तो फिर आप दोनों ने जो फैसला करना है, अब तीसरी कुव्वत, सियासी कुव्वत आ गई है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। आपके सामने ये लोग फौज को कंडेम
जाते हैं। फारूक भाई आपके एक प्रोग्राम जो हाई तक में हुआ था, मैंने जितनी पार्टिसिपेशन की थी, कोई माई का लाल नहीं कर सकता। हम फौजियों के लिए नारे लगाते हैं, जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, मगर हम उसके साथ नहीं खड़ा होना चाहते जो हमारी शान, माँ की शान के खिलाफ, बहन की शान के खिलाफ बात सुनने के लिए तैयार हो। इमरान वो आदमी है जो हमारी बहन के सर पर दुपट्टा अगर गिर जाए तो रखने वाला आदमी है, माँ की शान के साथ खड़ा होने वाला आदमी है। चलें, सही है सर, बिल्कुल सही। अब ये अवाम फैसला कर लेगी शाह साहब। अभी 17 जुलाई आने वाला है और जैसे बताया जा रहा है ये इलेक्शन नहीं है, जहाद है या हकीकी आज़ादी की जंग है। तो आपकी कॉल्स शामिल करेंगे, लेकिन मूसी भाई क्या फरमाएंगे सर, ये जो कॉल्स भी हैं भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है। सिचुएशन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कोई मुल्क को ठीक करना चाह रहा है या नहीं, मेन सवाल तो ये है ना कि कोई मरीज है इसको, जैसे बाजवा साहब ने कहा जी दुआ करो, लेकिन बचाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? कोई चाह रहा है बचाना इसको? अब डिपेंड, आपको लगता है डूब रहा है ना, आपके लिए ठीक नहीं है। जो चला रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ठीक है, उनका फॉर्मेट उन्होंने यही फिक्स किया है कि इसी तरह चलाना है ताकि कहीं से चूक की आवाज भी ना आए। हमारे कमीशन एजेंट बैठे रहे, वो सियासी पार्टियों की शक्ल में रहे, लोग उन पर लानत करते रहे, 30% वो कमाए, 70% हमें दें। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब को जो लोग मसीहा समझ रहे हैं, ये सारा स्क्रिप्टेड हो रहा है। जितने जलसे हैं, जितना मजलूम बनाया गया है, सबको ये सब स्क्रिप्टेड है। आप देखिए, इससे पहले लोगों को जेलों में डाला गया है, अब फांसी हुई और जब हुई, अब मारा गया और जब मारा, आपके सामने नवाज शरीफ साहब के साथ क्या नहीं हुआ है कि जी आप जो है वो मुशर्रफ साहब ये कर देंगे वो कर देंगे। अचानक मलिक अब्दुल्ला का फोन आया और स्पेशल चार्टर्ड आया और ये जा और वो जा। इमरान खान साहब ने किया तो जी जमानत दी और लंदन भेज दिया। वहां जाकर वो घूम रहे हैं और सारी बीमारियां गायब हो गई। कोई जियाउद्दीन में पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है साहब, कोई व्हील चेयर में बैठा हुआ है, सारी व्हील चेयर गायब हो गई। ये सारा स्क्रिप्टेड है। अब इमरान खान साहब से सवाल होता कि 3 साल 3.5 साल की कारकर्दगी में 2 साल कोरोना को हटाओ, बाकी क्या किया? तो उनको मजलूम बना दिया और दोबारा से उनको ये सब ये नोरा कुश्ती हो रही है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, माइट बी ये गलत हो सकता है और मतलब मैं माजरत चाहता हूँ अपने पीटीआई के दोस्तों से भी और सियासी जो जमातें हैं उनके भी। मतलब मैं किसी से मेरी ना मुखालिफत है जाती तौर पर, तो हकायक जो मुझे लगता है वो मैं बयान कर रहा हूँ। मुझे लगता ये है कि ये सारा स्क्रिप्ट का हिस्सा है और कहीं कोई ये जो लोग कह रहे हैं कि आप कभी इमरान खान को नहीं लाएंगे, पाकिस्तान की सियासत में खौफ आकर कहीं पर भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने जिनके नाम लेकर कहा कि आपने ये किया ये किया ये किया, आज उनको हुकूमत दे दी। जरदारी साहब ने कहा कि आपने तो चले जाना है, हमने तो ईंट से ईंट आपकी बजानी, आज वो फिर उनके मंजूर नजर हो गए। फजलुर रहमान साहब को निकाल के बाहर कर दिया। वो मार्च करते हुए कह रहे थे कि मार्च इस्लामाबाद जाएगा या पिंडी की जानिब इसको मैं रुख मोड़ दूं, उनको वजारतें दे दी गई, वो खामोश होकर बैठ गए। तो जब ये सब कुछ हो सकता है तो इमरान खान साहब को भी दिया जा सकता है। उनको सियासत के गुर सिखाए जा रहे हैं, थोड़ा पॉलिश किया जा रहा है, उनको आग से गुजारा जा रहा है, सारा स्क्रिप्ट का हिस्सा है। लोगों को मसरूफ रखना है ना। उन्हें लोग पूछेंगे मेरे पेट में रोटी क्यों नहीं है, मेरे बच्चे के पास आला तालीम क्यों नहीं है, सेहत की सहूलत क्यों नहीं है, मसरूफ रखना है। तो जलसे में जाओ, नारे लगाओ, सर फटेगा, वापस आओ, इसी में लगे रहो, इसमें लगे रहो और चलता रहेगा। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अफजाल साहब, क्या सर फरमाएंगे? बात ये थी, कराची में अवाम अगर कोई मुतालबा या तकरीर सुनने के लिए जमा हो, हाँ, तो गैस से बड़ी बहादुरी, गैस डंडे बड़ी बहादुरी से मारे और मरवाए जाते हैं। पानी अगर आ गया है, जमा हो गया है, जी जी, कहाँ गए हैं गैस डंडे चलाने और चलवाने वाले बहादुर लोग? सही ऐसे लोगों से तो पाकिस्तान के कुत्ते भी अजीम है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी राय। और यकीनन लोग उसको पूछ रहे हैं, लेकिन आगे जो आ चुके हैं उनको तो लोग पूछ सकते हैं, लेकिन जिनकी वजह से वो आगे आए या तरक्कियों पे तरक्कियां या उनके घरों से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं, तो वो असल तो पीछे उनकी सारी जो भी हिस्सी है उनके जिम्मेदार वो भी हैं। तो एक मुंशी भाई, जैसे आपने बताया ना कि ये एक स्क्रिप्टेड चीज चल रही है, अल्लाह करे कि ये आखिरी जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है वो भी वो मास्टरमाइंड हमारा इतना ज्यादा सूझबूझ के साथ वो अगर चला सकता तो हुस्ने ज़न ही है। तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ये सब कुछ अभी तक
मुझे तो लग वो रहा है ऑक्सीजन रखते हैं। हम बचपन में पतंग उड़ाते थे ना, तो वो जब ज्यादा ऊंची हो जाती थी हवा, जब ज्यादा, तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती थी। हमने उड़ाई है, हमारी स्टैब्लिशमेंट ने पतंग उड़ाई थी, खान साहब की भी उड़ाई थी, 2-3 साल उड़ाई है। और उनको ये भी था कि ये इस कदर हम एक मजा हुआ तबका ला रहे हैं, ये लपेट लपाट के खान साहब की हवा निकाल के ये फारग हो जाएंगे। लेकिन अब उनके हाथ से पतंग निकल गई, उनको नहीं पता था कि नहीं, ये साजिश की पतंग उनके फारूक हाथ में भाई, आ जाएगी। और ये इस फारूक कदर भाई, अवाम में नापसंदीदा हो चुके हैं कि अवाम इनको बिल्कुल क्या कहते हैं, कबूल करने को तैयार नहीं है। तो बिल्कुल इनके हाथ स्क्रिप्ट से कुछ बना नहीं गया। था, लेकिन 10 अप्रैल के बाद जो स्क्रिप्ट था वो ऊंची हवा में चला गया, और ये बनाने वालों के अब उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा, इन माई ओपिनियन। तो अगर मुझे तो लगता आपका है ओपिनियन मुझे सही लगता है, है तो क्या, फिर तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो नहीं, आ, दोनों ओपिनियन है ना, सही आपको लगता भी है। हक है अपना ओपिनियन पेश करने का, और मुझे भी हक है, मुझे लगता नहीं, है, मुझे आपको ऐसे आपका लगता है, ओपिनियन ज्यादा पसंद आ रहा है। मैं तो मुझे फिर लग रहा अगर है, कोई कोई हमारे मुल्क का वाली वारिस कोई इतना बड़ा पहुंचा हुआ राइटर है कि वो इतना नज्म ज़ब्त के साथ वो मुल्क को चला रहा है, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन देखिए, एक दिन आके अवाम की कहता है कि फिक्र हमें है नहीं, सियासत में ना घसीटो, और नहीं, दूसरे अवाम की दिन फिक्र नहीं ना, उनकी पता चलता है कि दरवाजे अवाम की खुले हुए फिक्र हैं, नहीं, तो हमें तो अजीब लगता है अवाम, कि यार इनका दिमाग वाकई कहता है कि घुटनों में दिमाग है इनका। नहीं, नहीं, जी, एयरपोर्ट का दरवाजा खोला हुआ है ना, एयरपोर्ट का दरवाजा खोला हुआ है। आप जब ज्यादा परेशान हो जाएं और आपको घुटन ज्यादा महसूस होने लगे, तो आप बैरून मुल्क हिजरत कर जाएं। लोगों ने कई बार कहा, यूसुफ रजा गिलानी साहब का ऑन रिकॉर्ड ये जुमला जी, जी। मौजूद है कि मैं पाकिस्तान आ से रहा हूँ, चले क्यों नहीं वालेकुम। जाते, कि सही, पाकिस्तान से चले क्यों नहीं जाते, अगर इतनी घबराहट है चले जाओ। ये जुमला मौजूद है ऑन रिकॉर्ड उनका। आप बिल्कुल कॉलर को ले सही जी। लेकर मैं बात करो। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए सर। वालेकुम सलाम। जनाब। सॉरी, मैं हसन बोल रहा हूँ जी हसन लंदन साहब, से। जी मैं मेहरबानी। दांत निकलवा के आया था, मैं बोलने का दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर मजबूरन ओहो, चले आप बोलिए सर। अल्लाह सेहत दे आपको, परवरदिगार सेहत दे आपको, फरमाइए। मुंशी साहब ने काफी अच्छी बातें की हैं। सही, मैं आपके प्रोग्राम में कई मरता कह चुका हूँ कि तीनों सही नहीं है। तीनों ही तो सही मैंने नहीं, आपको बिल्कुल कहा सही। था, आप लोग 20 साल बैठ के ऐसे ही बात, इन्हीं को डिस्कस करते रहेंगे। सही कि बात है। भाई खुद आगे वास्ते जड़ को तो पहचान लिया ना। हाँ, अब देखें आप, वहाँ पे जफर अब्बास है, कैसा भी हो वो जेडीसी वाला, हाँ, उसने करके दिखा दिया कि एक आदमी सही काम कर सकता है। जी हाँ। वो सिंपली कर रहा है अच्छी तरह से। हम्म, स्कूल यानी कि वहाँ पे लोग हैं। कोई करना चाहे तो कर सकता जफर अब्बास की बात नहीं कर, पूरे पाकिस्तान में है। ऐसे जी लोग जी, हैं। ऐसे लोग हैं। खुदा के वास्ते इन लोगों से जान छोड़ा है अपनी। ये इमरान खान भी, ये भी मक्कार आदमी है, ये दोनों तो थे ही, ये तीसरे को एक और पैदा कर दिया। और जो जड़ है इनका काम है, कायदे आजम ने इनको सरहद की हिफाजत के लिए रखा था, ठीक, अयाशी करने के लिए नहीं बनाया था इनको। सही बात है। तो ये जान हसन भाई कैसे छुड़वाएंगे? वो जिन्होंने बनाया वो जान छुड़वाएंगे, या आवाम को अब आगे निकलना पड़ेगा? नहीं, आवाम को निकलना पड़ेगा। ठीक है, वो तो अभी तो इन्होंने कहा ना मुफ्ती साहब ने कि ये स्क्रिप्टेड है। सही है। अगर आप चोर को बिठाने ऊपर उससे कहीं चौकीदारी करो, हाँ, ये भी है। तो वो कहाँ से करेगा? सही, ये तो लोगों को उठना पड़ेगा भाई। इसमें कुर्बानी देना पड़ेगी, मतलब उठना पड़ेगा लोगों को। और बाशऊर लोग अगर सब जमा हो जाए, और खुदा के वास्ते अगर मेरी बात सुन रहे हैं लोग, तो किसी भी दगाबाज को, किसी भी आपके किसी भी मर्तबा डसे जाएंगे भाई। सही, सही। अच्छा, इसमें एक जो चीज है ना हसन भाई, एक चीज और पूछना चाहूंगा। जैसे अभी आपने बताया ना, दांत निकलवा के आए हैं, तो पहले डॉक्टर ने चेक किया होगा कि बच सकता है या नहीं, फीलिंग की होगी, दवाई दी होगी, फिर आखिर में निकाल। तो ये इनकी कोई फीलिंग हो सकती है, इनका कोई दवाई लग के ये कोई आराम दे सकते हैं, ये वाकई? बता दूं, जी जी, मैंने डॉक्टर से कहा ये सेकंड वाला दांत निकालना, उसने क्या किया, फर्स्ट वाला निकाल दिया। जब मैं घर आया हाँ हाँ, तो मैंने देखा, मैंने कहा जो दांत हिल रहा है उसको फोन किया, यहाँ पे भी बड़े मिसहैप होते हैं अच्छा, अगर आप हाथ ना रखें। हाँ, मगर ये बात है कि यहाँ चेक होता है। उसने खैर सॉरी किया कि अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। अच्छा, तो मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, अब तो मेरी इतनी एज हो गई तो दांत तो वैसे ही निकलने शुरू नहीं, एक तुमने गलत निकाल दिया, कोई बात नहीं, चलें वो अब चाहे अल्लाह की कोई बेइज्जती हो। चलें, मगर ये है कि भाई देखें, एजुकेशन बहुत जरूरी है। ठीक ठीक, सही है सर। वहाँ पे शुर्फ
अब यहाँ पे अभी एक भाई आते हैं, वो इमरान खान साहब के गुण गाते हैं, मगर आप ये देख लें, कम से कम मेरा पता नहीं, मेरा एक एतकाद है कि मौला के मानने वाला जी, वो कम से कम इन तीनों को सपोर्ट नहीं कर सकता। सही सही। और मतलब मेरा तो कभी दिल ही नहीं गवारा करेगा कि अगर आप मौला को मानते हैं, हाँ हाँ हाँ, इन कम वक्तों को कहाँ से आप सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये सुलाकी नहीं है, तो उतरते ही नहीं म्यार पे। और ये इमरान खान साहब को कोई दिलचस्पी नहीं है भाई, ठीक, ये किसी से दिलचस्पी नहीं है। हालांकि मैं इसको पढ़ा लिखा और समझता था कि ये बाशऊर आदमी होगा। जब ये अपोजिशन में होता तो बहुत अच्छी बातें करता, आप इसकी पुरानी फिल्म उठा के देख लें। हाँ ये तो है, सही बातें करता था ये वाकई सही, हुकूमत आई, फरौनियत घुस आई इसमें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और वही बात के एज ए ग्राउंड रियलिटी देखते हुए अब हमने ये भी देखना ना मुसी भाई, कहना तो बिल्कुल आसान है और बिल्कुल सही फरमा रही है, तीनों इस काबिल नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। किसको अभी तक बचाने की कोशिश करनी है, कौन जो है वो कोई बेहतरी कर नहीं, बचा के सकता रखा तो है, बचा के रखा तो बचा है, के। जब ही तो जलसे करवा रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर इतने करप्शन के चार्जेस पुराने नहीं है, वो इतना गंदा नहीं है, तो उसको फिर बचा के रखा है ताकि उम्मीद की एक किरण के तौर पे कार्ड इस्तेमाल करें। नहीं, बचा कोशिश के भी तो रखा है और एक हाँ, केस जो है वो भी दफना के रखा है, वो पार्टी फंडिंग केस, वो वो तो रखते फैसला हैं, वो तो महफूज रखते है, हैं, वो तो तो अब रखते पता हैं। नहीं कब अगर वो हाँ, महफूज फैसला बाहर निकल आए और नहीं उसमें नहीं क्या नहीं निकल आए, तो ये नहीं, पता करने वाली बात है। वो जी, फिरौन की मम्मी है, वो फिरौन की हाँ, दफन हुनूद शुदा मम्मी है। वो जब किस रूप में निकल आए। जब कहना नहीं मानेंगे तो वो अंगड़ाई लेना शुरू करेगा केस, तो ये फौरन जी डर हाँ, जाएंगे। तो वो ये सारा, मैं वही कह रहा हूँ ना बार बार, कि पूरा स्क्रिप्ट से चलाया जा रहा है कि अब तुम बहुत गंदे हो गए, अब तुम जलसों पे लग जाओ, मजलूम बनो। ये बेचारे एक बिरयानी की प्लेट पर वोट देने वाले लोग हैं, इनको आदत डाली हुई है, तुम्हारे जलसे में दबा के आएंगे, तुम्हें मसीहा समझेंगे। सारा शेरवानी का चक्कर है। जब इन्होंने शेरवानी पहनी थी, लोग समझ रहे थे कि शायद हम पीटीआई की हिमायत कर रहे हैं उसकी। हमने पहले कहा कि हमारा किसी से सियासी ताल्लुक नहीं है। जब ये हुकूमत में थे, आप मुझे बताएं इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। कोयटा में जब और जनाजे रखे थे, इन्होंने कितनी शर्म आवर बात की थी कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, एक वजीर आजम को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। जो वहां की वजीर आजम है न्यूजीलैंड की, क्या उसने ये कहा कि मैं वजीर आजम को ब्लैकमेल नहीं हो सकती? उसने काले कपड़े तक पहने, वो वहां पर जनाजों में भी आई, उसने सब कुछ किया। आपकी बॉडी लैंग्वेज खराब हो गई थी, आप समझ रहे थे कि बादशाह सलामत हैं, आपको फैज हमीद साहब अगले 5 साल के लिए फिर लाएंगे, और उसके बाद तो मेरी याददाश्त जवाब देगी नहीं, अब मैं सारी जिंदगी जो है वो हुकूमत में रहूंगा। उन्होंने अभी सिखा दिया आपको कि ये किस तरह से चलता है सिस्टम। अभी आपको 2 साल आपसे छीन लिए, अब आपको तरबियत देंगे, फिर आपको कोलिशन गवर्नमेंट में लाएंगे, फिर आपको कभी एक हिस्सा दे देंगे, फिर खींच लेंगे। वो ऐसे चलाते आए हैं, वो पावरफुल किसी को नहीं होने देते। आप मुझे बताएं ना, जब नवाज शरीफ साहब ने अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की, क्या हशर किया उन्होंने? पकड़ के पिंजरे के अंदर बंद किया कराची में। बख्तर में ये बंद होके आते थे, लोग देखने जाते थे कि ये पिंजरे में लगता कैसे। जब जरदारी साहब ने हाथ फेंक फैलाए, क्या हशर हुआ? अब आपके सामने है। ये स्क्रिप्टेड है, ये चलता रहता है। इनके ऊपर कंधा, ये वो कंधा है जिस पर बंदूक चलती है। इनको लाया जाता रहेगा, इनके जरिए से काम होता रहेगा, पीछे काम दूसरा काम हो रहा होता है। वो अपना काम करते रहेंगे और लोग यहां से पाकिस्तान जाते रहेंगे। मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान उस दिन तरक्की करेगा जब तमाम बड़े रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट पाकिस्तान में 2 साल अपना एहतसाब करा के फिर फ्री होंगे कि अब पाकिस्तान से जा सकते हैं। ऐसा कभी क़यामत तक नहीं होगा, ना कभी होगा, ना कभी ये सिस्टम सीधा होगा। कि कोई जा रहा है रिटायर्ड होकर, और तो कुछ पता ही नहीं, मालूम किसी को मालूम ही नहीं है कि कितने अरब रुपए लेके काले गए। जब चला गया तब फिर हाय वावेला हो रही है। तो इसका कोई कानून इसलिए नहीं बनता कि एक के पीछे दूसरे को जाना है। ये प्रॉब्लम मसाइल है सबके सामने। मेरे ख्याल में फारूक भाई हमारे साथ ऑनलाइन नहीं है, तो थोड़ा सा मैं भी कंटिन्यू करता हूं जब तक वो दोबारा शामिल हो जाए। तो ये आपके सामने है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम न्यूट्रल रहकर जो है उसके ऊपर बात करें, किसी की हिमायत न करें। जो सच बात है, जो सही बात है, जो हमें लगता है कि सही बात है, हो सकता है वो आपके नजदीक गलत हो सकता है आपके नजदीक जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त भी हो। मगर ये कि हर इंसान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और चीजें सामने होती हैं, उसका अपना एक तजर्बा होता है, अपना एक नुक्ते नजर होता है, एक ज़ाविया फिक्र होता है, उसके हिसाब से गुफ्तगू जो है वो की जाती है। हमें लगता है कि सारा
जो है वो एक स्क्रिप्ट के तहत चलाया जा रहा है, और 70 साल तो इसलिए कामयाबी के साथ चला लिया गया है। अब सही आपकी चूंकि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसको सामने रख के आप जापान से पैसे ले आएंगे, चाइना से ले आएंगे, फ्यूल डालेंगे, चलाएंगे, थोड़ा सा प्रेशर कम करेंगे, उसके बाद फिर यही मेरा नजरिया। ये फारूक भाई हमारे साथ है, चीख फारूक जी भाई। हाँ, जी हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन मुझे अब वो लगता है, वो पहले दौर था ना, वो जनरल हमीद गुल हो गया, असलम बेग हो गई, इस किस्म के जर्नैल थे, आईजीआई बनाई, कहीं से तोड़े कहीं से रखे। अब तो मामला ये है कि चंद कमांडर जो हैं वो क्या कैप्टन सफदर को पकड़ते हैं, मज़ार कायद पे बेरुमती हुई है, उनकी गिरफ्तारी होती है। उधर से उठ के बाजवा साहब जो हैं वो उनको छुड़वाते भी हैं और माफ़ी भी इवन मांगते हैं, या उस पर जो है वो बिलावल साहब को एतमाद में लेते हैं, जी गलती हो गई। तो ये चीज़ें हैं। अब लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट भी एक पेज पे नहीं है। ये सेठी साहब, नजम सेठी साहब का इंटरव्यू था पिछले दिनों जी, हमारे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो बातें होती हैं वो इमरान खान को पता चल जाता है। तो ये कैसे होता है? तो इस वजह से मामला कमज़ोर है। तो यानी वो कोर कमांडर्स के अंदर भी ऐसे कमांडर्स हैं कि जो चाह रहे हैं कि वो इमरान खान, ये और जो बकौल जरदारी साहब के जनरल फैज़ को खुड्डे लाइन लगा दिया है, तो जो खुड्डे लाइन लगे हैं उनका भी एक धड़ा होगा, वो भी चाह रहा होगा कि हम खुड्डे लाइन से वापस मेन स्ट्रीम में आए। तो वो दौर पहले का सियासतदान जो नवाबजादा नसरुल्लाह, जुनीजो, या भुट्टो, मद्दे मुकाबल जियाउल हक, असलम बेग, हमीद गुल, अब कचरा है। सियासतदानों में भी कचरा है, और देखिए अफसोस के इसमें साथ कहना पड़ता है हमारे यहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी भूसा है, कचरा है। वो देखिए इसमें फारूक सूझबूझ, भाई, ये स्क्रिप्ट लिखना, जैसे आजकल के ड्रामे जैसे लिखे जा रहे हैं ना, वैसे ही ड्रामा वो भी लिखा जा रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान के बड़े देखिए जो लिखने वाले हैं। बाज वो दफा मुन्नू भाई, इंफॉर्मेशन, हसीना मोइन वाले ड्रामे भी नहीं लिखे जा रहे, और ना नहीं इस नहीं, वक्त बाज दफा पाकिस्तान में ड्रामे लिखे जा रहे हैं जी। इंफॉर्मेशन लीक करवाने का फायदा होता है। ये कहा जाए कि ये कमांडर्स अंदर से बैठकर जासूसी कर रहे हैं, मुखबिरी कर रहे हैं, इमरान खान के एजेंट बने हुए। मैं इसको मुश्किल से तस्लीम करूंगा। कुछ इंफॉर्मेशन लीक की जाती है दूसरों को डराने के लिए भी, बनाने के लिए। रूस ने अभी जो अपनी एक बड़ी जो सबमरीन है जिसके ऊपर टारपीडो है सारे एटॉमिक, वो है, उसके लिए कहा जा रहा है कि उसने उसकी इंफॉर्मेशन खुद लीक की, ताकि किसी तरह अमेरिकियों के अरे हाथ वो में तो रूस जाए की और वो बात है ना डरे। सर, सदर नहीं सदर पुतिन है, रूस है, कई सालों से नहीं नहीं वो नहीं है। नहीं नहीं, आप वो हम सही अब है, आप देखिए, नहीं नहीं, वो भी इस्टेब्लिशमेंट है हमारी भी, मतलब वो उन्होंने भी कच्ची, मतलब ऐसी गोलियां नहीं खेली हुई, वो भी जानते हैं, वो भी पाकिस्तान को चलाते हुए आए हैं। ठीक है, अवाम का बुरा हशर करके चलाते हुए आए हैं, चलाते भी तो आए हैं। उनको जो उनको मालूम है सऊदीया से पैसा कहाँ से निकालना है, किस आदमी को छोड़ना है, कौन लाएगा, चाइना से किसने डील करनी है, ईरान से जब गैस लेनी है तो किसको भेजना है, रूस से जब सस्ती गैस लेनी है तो किसको आगे करना है, और रखा हुआ है। अफगानियों के, जब अफगानियों की तरफ से शरारत बढ़ जाए तो उन्हें फजलुर रहमान को रखा हुआ है, उसको आगे भेजना है। तो उन्होंने रखे होते हैं सारे। इसमें से आप मुझे बताएं, एक दूसरे के सख्त तरीन दुश्मन रहे, ना किसी ने किसी को मारा, ना कोई खुदकश हमला इन पे हुआ, ना कोई सानेहा हुआ, ना इनको जो है वो किसी अदालत ने कभी सजा दी। ये सब एक दूसरे पर लान तान करके करप्शन करते 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 बूढ़े हो चुके। इनको ये असासे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के असासे हैं, जिसकी जब जरूरत पड़ती है उसको आगे कर दिया जाता है, उसके लिए माहौल बना शुरू। अभी आप देखें इसके पीछे 2-4 पार्टियां और भी हैं, वो भी एक्सरसाइज कर रही हैं, उनको भी जिम कराया जा रहा है। साद रिजवी साहब, उनके अब्बा जान ज्यादा बोल रहे थे, उनको खामोश करा दिया गया। अब वो साद रिजवी साहब बैठे हुए लाखों करोड़ों का आदमी लिए हुए, उनके पास वोट बैंक बहुत है, बड़ी स्ट्रीट पावर है, अभी उनको इस्तेमाल नहीं किया है। अभी धरनों में फोटो आए हैं ना, पैसे बांटते हुए सब होते हुए, वो एक अलग फोर्स आपके पास है, दूसरी चले भाई, तकफीरी फोर्स और आपके पास है। ये सारे ये गेम, यही तो, इसी में तो पाकिस्तान का ही हशर हुआ है। वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, हमें गलत लग रहा है क्योंकि हम आवाम की सोचते हैं, उन्हें गलत नहीं लग रहा क्योंकि वो इसी तरह चलाते हैं। उन्होंने जिना टर्मिनल का दरवाजा खोला हुआ है, जिसको ज्यादा घबराहट हो इन एयरपोर्टों से चला जाए, और दूसरी दुनिया में हजारों मुल्क है, जाके सैकड़ों मुल्क रहे वहां, यहां से जाए, यहां तो ये निजाम ऐसे ही चले चलेगा। देखते हैं ये कितनी है, देर तक चलेगा। मुझे भाई पहले तो 80s ये एक अलग 90s बात है। में तजर्बे होना, या जिसे कहते हैं ना, नशे पे बंदा कोई घर में लग जाए तो घर का साजो सामान बिल्कुल महफूज होता है, आगाज होता है एक चोरी जुमला का, वो कह दूं, घर की। एक जी जुमला जी कह जी दूं, आपकी जी। बात बात पे एक जुमला कह दूं, अल्लाह ना करे खुदा पाकिस्तान को क़यामत तक कायम और दायम रखे, मगर हम्म, ये निजाम उस वक्त तक चलेगा जब तक पाकिस्तान है।
ये अगर निजाम जाएगा, ये एस्टेब्लिशमेंट की ताकत उसी वक्त टूटेगी जब ये निजाम टूटे, ये मुल्क आपके हाथ से पहले अगर जाएगा तो ही जाएगा, मोती इससे भाई इससे पहले नहीं अल्लाह जाएगा। करे ये हुस्न जन ये जान छोड़ने वाले नहीं, इंशाल्लाह ये जान छोड़ने वाले नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं है मूसी भाई, हमें ये इकरार करें जो 47 में कायदे आजम का पाकिस्तान वो टूट चुका है, वो खत्म हो नहीं गया वो हुआ तो है। खत्म हो गया, नहीं नहीं वो तो खत्म हो गया ना, हाँ मैं उसकी तो हाँ, बात नहीं कर रहा। तो हम जब वो खत्म हो गया तो ये क्या हम सोते रहे और ये बचा रहेगा? ये ऐसे ही नहीं बचा रहेगा। जिस तरफ हम बहरहाल आगे बढ़ रहे हैं ये 6 टोटे होने वाले हैं, अगर इसके खुदा न भाई खास्ता अल्लाह न करे, जिस अल्लाह ख्वाबे न करे, खरगोश में हम पड़े हुए हैं, जिस तरह चलाया अगर जा रहा है इसको, और जिस तरह हमारे बाजवा साहब ने खाने काबे में कह दिया दुआ करो जी बस इसके नहीं लिए, तो मैं दवा वही कह रहा नहीं, हूँ, तो मैं ये वही कह रहा हूँ, ऐसे टोटे नहीं बचा होने रहेगा। पर अल्लाह ही ताला जाएगा। जो है वो उन कौमों को बचाता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात नीस्तो है। नाबूद हो गई हैं वो कौमें, वो मुल्क नीस्तो नाबूद हो गए। तो हम इसी में कि बाजी कलमे के नाम, ये वो पाकिस्तान तो है ही नहीं जो नहीं कायदे नहीं, आजम ने जैसे बनाया जैसे था। नहीं जैसे आधा तो जैसे पहले ही फारूक टूट भाई चुका आप कह रहे हैं ना कि इलेक्शन हो जाए, निजाम चेंज हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट में सुधार आ जाए, लोगों की सोचने लगे, मैं उस हवाले से अर्ज कर रहा हूं कि ये उसी वक्त खत्म होंगे जब खुदा न खास्ता मुल्क खत्म हुआ। इससे पहले है। ये ये वो जोके हैं, ये वो दीमक है, ये लकड़ी नहीं छोड़ेगी। ये उस लेकिन वक्त मुसी खत्म भाई होंगे जब उसको देखें, इसको खत्म करने में कौन सा कोई केटू पे या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला कोई मामला है? ये खत्म हो सकता था, मुशर्रफ दौर में भी खत्म हो सकता था जब इन्होंने एनआरओ दे दिया। सब जो ये चोरी चकारी ये नहीं मानते थे जी हमारा हाँ कोई सरे महल नहीं है, जरदारी कहते हमारा तो इससे ताल्लुक ही नहीं है। एनआरओ मिला, इन्होंने जाके यहाँ पे आके क्लेम कर ली, वो सारी रकमें क्लेम कर ली। मौके आए हमारे पास मुसी भाई, मौके आए हैं। इमरान खान के दौर में भी मौके हैं, वो क्यों पीटता है कि भाई एहतसाब का ऊपर चोरी चोरी नहीं माने जाती। चोरी या नहीं जो नहीं एहतसाब है, ये जो जज जो आज फैसला दे रहे हैं, मुनर्रफीन जो 20 एमएनएज की आप अभी फैसला दिया है, इनको मौत पहले क्यों नहीं पड़ गई थी भाई? उस वक्त जब वो नहीं पड़ेगी। एक सर्कस लगा हुआ था सिंध हाउस में, उस वक्त ये मौत क्यों नहीं पड़ी हमारे जजों को? सब मौके आए हैं। एक बंदा सब कुछ कर सकता है, बाजवा साहब सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अख्तियार है, सब कुछ हो सकता है। जब 12 बजे अदालतें खुल सकती हैं, एक एक मिनट के अंदर ये सब कुछ हो सकता है। तो ये कैसे सुधार नहीं आ सकता? बस हमने नहीं जानबूझ आजाद नहीं के है वही ना, बात, आजाद नहीं है फारूक भाई, आजाद जानबूझ नहीं के है। हमें जनरल ये सिस्टम जनरल हमीद गुल ने उस करप्टों को ये रास्ते से फेवर पर्दा करता उठाया है। था ना। नहीं नहीं, जनरल हमीद गुल ने उस रास्ते से पर्दा उठाया था कि हमारी क्या तकर्रियां किस बुनियाद पे होती हैं और कौन करता है। हमारे बस फैसले इस्लामाबाद में नहीं होते, हमारे फैसले बड़ी मुल्कों की बड़ी राजधानियों में होते हैं, वहां से बताया जाता है कौन हुकूमत करेगा, तो कौन अगर आएगा अगले ये बहुत कम 10 टाइम होगा मुझसे भाई, अगर फैसले ऐसे ही होते रहे तो ये अब वो 70 साल मजीद चलना बहुत नामुमकिन होगा। ये नहीं वो बहुत फैसले अगर कोई मुश्किल है, करता है, ये ये अब मैं मान सकता हूँ। एक कॉलर ले लूं मेरे साथ होल्ड पे 6 मिनट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन। ये जो हमारे हुक्मरान है ना, और ये इतने बड़े मुनाफिक हैं कि पाकिस्तान की फेवर के नारे लगाकर, लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा काटने वाले भी यही हैं। सही। अब परवेज मुशर्रफ ने जिस इलाके में मैं रहती हूँ, मोटरवे जहाँ तक बना था वहीं पे खत्म हो गया। गैस हमारे इलाके में परवेज मुशर्रफ के दौर में हुई। मोटरवे का जाल नवाज शरीफ ने सिर्फ नारा लगाया था, लेकिन प्रैक्टिकली सारे मोटरवे के जाल बने। 105 यूनिवर्सिटियां मुशर्रफ दौर में बनी, और $1 बिलियन का भी कर्जा उसने नहीं लिया, और इसलिए कि वो फौजी है, वो डिक्टेटर था और उसको गालियां दो। एक अयूब खान के दौर में 10 डैम बने, 10 साल में 10 डैम बने। सिमली डैम, तरबेला डैम, मंगला डैम, खानपुर डैम, पूरे 10 डैम उसके दौर में बने। फिर भी वो डिक्टेटर है क्योंकि वो फौज से तल्लुक रखता है, जो फौज के खिलाफ हर वक्त जो हमारे मीडिया के ऊपर ऐसा लगता है जैसे एनडीटीवी के एंकर बोल रहे हैं या फॉक्स न्यूज बोल रही है, क्योंकि हमारी फौज के खिलाफ तो आया था ना मोदी जहाज लेकर के मैं पाकिस्तान पर हमला करूंगा, स्ट्राइक करूंगा। उसने ये समझा था कि आगे नवाज शरीफ खड़ा होगा या जरदारी और नवाज शरीफ तो कहेंगे हमें तो छोड़ दो, तो पाकिस्तान ले लो। जो उन्होंने तो यही समझा था कि ये हुक्मरान जिस तरह कर रहे हैं
लेकिन जो खाकी वर्दी वालों ने जो कुछ किया वो सारी दुनिया के सामने है। तो जो अपना हसद और जो अपनी चीजें निकाल रहे हैं फौज के खिलाफ, लेकिन निकाले हैं। अच्छा बहन, जो सवाल है कि इस वक्त जरदारी या नवाज शरीफ को, तो कोई नहीं है ना, गलतियां तो हर कोई करता है, नहीं हर बंदा गलतियां, करता है। एक गलती होती है मुजरमाना गलती, जिससे अब गला ही कोई दबा दे, एक ये गलती है। एक कोई पाँव दबाता है जान बच जाती है, एक है कि कोई शायरक दबा रहा है आपकी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सिविलियन जो है पूरी कौम की चमड़ी भी उधेड़ के IMF के आगे भेजते हैं, तो वो सिविलियन है, उनको कुछ बहन, रोना तो नहीं यही है ना कि आप सिविलियन, ये जो बेचने वाले आपके शिकंजे में आए थे, आपकी गिरफ्त थी इनकी गर्दन पे, आपने इनको NRO दे दिया। आप इनके बच्चों को भी पालने को तैयार हैं। अब अदालतें जो कुछ कर रही हैं, अदालतों के पीछे कोई फौज खड़ी है? बिल्कुल खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है। बिल्कुल भी नहीं खड़ी। फौज को जानबूझकर बीच में लपेट के तो लाया जा रहा है। फौज, हमारे जज साहिबान में इतनी हिम्मत ही नहीं है बहन कि वो खुद फैसले कर सके। शौकत सिद्दीकी हो, जस्टिस फायज ईसा हो, वो सब कुछ बता चुके हैं। इसलिए कि वो सिविल हुकूमत है, उसके ऊपर कोई इल्जाम ना आए। नहीं, ये इतना पवित्र, बिल्कुल किसी ने डैम बनाया है, किसी ने कोई सड़क बनाई है, ये अलग बात है, लेकिन किसी ने हमें फातिमा जिन्ना के साथ जो किया गया यूब खान के दौर में, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। जिया ने अगर कोई सड़क या कोई काम किया, नहीं, आगे उनका सड़क बनाने पलंदा आए है। क्यों थे आप सड़क जी हाँ, बनाने आए क्यों थे? आपका काम ही नहीं है, आपका काम ये कोई एहसान सरहदों नहीं की है, ये हिफाजत कोई था। किसी का भी आपने एहसान नहीं है हुकूमत पे बल्कि। कब्जा किया, आपने हुकूमत पे कब्जा किया, आपने शब खून मारा, और उसके बाद आप सड़क बना के हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये हम और देखिए, मेन चीज है, जैसे एक डोमेन बात मुझसे भाई, मेन चीज है ना कि चले गलतियां हुई हैं, ठीक है, वो आए अजीज हमवतनों, लोगों ने भी मिठाइयां बांटी, ठीक है, उस वक्त ग्राउंड रियलिटी जो भी थी, आप उसको जस्टिफाई मगर करने की जमहूरियत को कोशिश मजबूत करें, करके जाते हैं ना, जमहूरियत को लेकिन मजबूत करके गलतियां की जाते है हैं कि ना आइंदा हम नहीं आएंगे। नहीं, भाई। जमहूरियत को मजबूत करके जाते हैं ना, सही लोगों के लेकिन नहीं हवाले कर करते सके हैं कि हमें सरहद पे रहने दें आप, इन हम आपको इनको एक तो, सिस्टम देके जा रहे हैं। जो बर्दाश्त नहीं हुआ 2 साल के, ये इसने छोटी गाड़ियों का कह दिया, ये खुद जाके अमेरिकन वजीर खारजा से मिल जी लिया, हाँ, जुनीजो कबूल नहीं हुआ, इनको कोई कबूल नहीं होता। 2-2.5 साल के बाद इनको वैसे ही दौरा पड़ता है कि बस अभी जो है इसको उतार दिया जाए और खुद कोई नया एडवेंचर किया जाए। तो ये एक पता नहीं कौन सी लत है, नहीं नहीं जिसका आ नहीं, जाके वही 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 बात है, दुआ के ऊपर किसी को मामला पावर पहुंच ना गया हो, जी, दुआ करो। किसी को जी, पावर ना मिले, हर आदमी इनसिक्योर फील करता रहे और आपकी तरफ देखता रहे कि आप कब नाराज ना हो जाए और मुझे उतार ना दिए। ये पॉलिसी है। सही बात, सही किसी बात। को इन पावर ना होने दो, थोड़ा सा उसको लाओ, काम कराओ, फिर हटा दो, फिर जी हाँ। करो, फिर अच्छा, हटा एक दो। मौसी भाई, अल्लाह करे पुरुमीद हो, आखिरी मिनट है। आज ईद का दिन था, दूसरा दिन था, कल तीसरा दिन है इंशाल्लाह, और अल्लाह करे इस किस्म की ईदें आए आगे, जश्न आज़ादी और इस किस्म के मामलात हैं। हुस्न ज़न है, उम्मीद कर सकते हैं कि गलतियों से सीख के जो मुल्क चलाने वाले हैं, वो गलतियों बेशक से ऐसे सीख के अगली जब ईदें आएंगी, अगले जब त्यौहार आएंगे, बारिशें यहाँ पर देखें 12 महीनों में शायद 11 महीने बारिशें होती रहती हैं। बहुत कम रेयर होता है कि कोई मकान डूबे हुए हैं, या अगर डूबे हुए हैं तो कोई बेचारे बेयारा और मददगार पड़े हुए हैं। सारी इस्टेब्लिशमेंट जो है, सारी इंतजामिया उसकी मावन होती है, लेकिन काश हमारे मुल्क में भी ऐसा हो कि कोई मददगार मदद के लिए पुकार रहा हो और उसके लिए लोग पहुंच जाएं। तो जी फरमाएं कुछ, अगर आखिर में कुछ कहना चाहते हैं जी। बिल्कुल, अब इस दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि इंशाल्लाह सुबह जो है वो हमें नहीं रखना चाहिए, बड़े जो है वो दुआ भी करनी चाहिए, जैसे उन्होंने कहा है दुआ करनी चाहिए, मगर जिनको दवा करनी है वो अपना काम करें, और दवा हम भी तो दुआ करें, ही कर सकते हैं, तो दुआ ही करेंगे। सही बात, हाँ, हम हम दुआ दुआ ही कर वाले हैं, सकते हैं। दुआ तो हम करते हैं, क्या कहते हैं, बेख्तियार हैं, लेकिन जो आप दुआ अख्तियार करें, वाले हैं वो दुआ भी करें और दवा भी करें कुछ दवा भी उसके लिए, और दर्दमंदी के साथ कुछ करें, ताकि हमारा मुल्क इंशाल्लाह ताला चले। लेकिन जिस तरह से चलाया जा रहा है, खुदा न खास्ता ये इस किस्म के एडवेंचर, इस किस्म के ड्रामे जो हैं, वो जी अब हाँ, जी हाँ, मजीद नहीं तजर्बात चल ना करें, सकते, होश के नाते तजर्बात होना ना करें। चाहिए। बिल्कुल सही मुझसे भाई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन, शुक्रिया। कल आप इनका प्रोग्राम 4:30 बजे देखिएगा। मेरी आपकी मुलाकात इंशाल्लाह कल 5:30 बजे इसी टाइम पे होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।